गाइस आज इस सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीटली न्यू टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन टू लूप्स। काफी ही इंटरेस्टिंग और काफी ही एप्लीकेशंस हैं इस टॉपिक की पूरे पाइथन में, सो हम काफी ध्यान से इसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लूप्स की। लूप्स वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कुछ तो चक्कर है यहाँ पे। चक्कर ये वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे। चक्कर मतलब कोई भी काम को रिपीट करना। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कोई चीज करनी है पाइथन के अंदर, या मान लीजिए हमें लिखाना है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड, 5 बार हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो अब क्या हम 5 बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे? नहीं ना, क्योंकि अगर यही करना होता तो फिर कोडिंग क्यों कर रहे होते। मतलब कोडिंग का काम ही होता है ना आसान करना हमारी चीजों को। तो गाइस अगर कोई ऐसा मौका लग रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज बार बार रिपीट करनी है या कोई पैटर्न है जो आपको बार बार रिपीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं पाइथन के अंदर लूप्स। गाइस लूप्स का काम होता है कि कोई भी चीज को रिपीट करना एग्जैक्ट सेम पैटर्न में, चाहे वो आप एग्जैक्ट करा रहे हो, कोई सीक्वेंस में करा रहे हो, किसी गैप में करा रहे हो, पूछ के रिपीट करा रहे हो, तो उसको कहते हैं हम लूप्स। यहाँ पे तो लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी चीज को रिपीट करने के लिए। हमारे पास पाइथन में 4 तरीके के लूप्स होते हैं। पहला है फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप, तीसरा है व्हाइल ट्रू और चौथा है नेस्टेड लूप। इस पूरे मॉड्यूल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चारों लूप्स के बारे में काफी थोरली। तो फिलहाल के लिए बस इस सेशन के लिए इतना समझ लीजिए कि लूप्स का काम होता है कोई भी चीज, कोई भी काम को बार बार रिपीट करना एग्जैक्ट सेम मैनर के अंदर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू गाइस। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, देन WS क्यूबटेक आपके लिए लेके आया है अ कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, जहां पे हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ एक्सेल एंड मूविंग टुवर्ड्स SQL एंड लास्टली विजुअलाइज करेंगे विद पावर BI एंड टैबलू। अच्छा, not just this, if you want to stand out in the market, you should also know basics of programming, and the course packed है with lots of quizzes, cheat sheets, assignments, along with more than projects which are built on different domains. तो हम सीखेंगे कैसे हम अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर अप्लाई कर सके। So अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, so if you want to know more details about this course, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोशर अटैच मिलेगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की कि गाइस समझते हैं फॉर लूप होता क्या है। तो फॉर लूप गाइस एग्जीक्यूट कराता है इन अ पर्टिकुलर रेंज। फॉर लूप का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा लूप है जिसको हमें एक रेंज देनी पड़ती है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, और उसी के बीच में ये एग्जीक्यूट कराता है। मान लीजिए कि आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है, ठीक है, हमारे पास 12 स्टेयर्स हैं, तो हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है। अगर हमें स्टार्टिंग वैल्यू से चढ़नी है, अगर हमें स्टार्टिंग फर्स्ट सीढ़ी से चढ़नी है, तो हमें वहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। एंडिंग वैल्यू हमें देनी पड़ेगी कि 12 सीढ़ियाँ हैं। तो अच्छा, फॉर लूप के अंदर ना एक चीज होती है कि अगर आपकी जो एंडिंग वैल्यू अगर 12 पे रुक रही है तो आप वहाँ पे 13 लिखेंगे। अगर वो 10 पे रुक रही है तो आप वहाँ पे 11 लिखेंगे। तो जब जो भी एंडिंग वैल्यू है उसमें हमें +1 करके प्रोवाइड करना होता है रेंज के अंदर। तो अगर हमारे पास 12 स्टेयर्स हैं तो हम वहाँ पे 13 लिखने वाले हैं। अच्छा, आप स्टार्टिंग वैल्यू आप कहीं से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें कि आप पहली सीढ़ी ना चढ़े, आप ऑलरेडी चौथी या 5वीं सीढ़ी पे हैं और वहां से आप फॉर लूप लगाना चाहते हैं, तो हम 5वीं सीढ़ी भी हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट लगा सकते हैं और जा सकते हैं एंड तक। चाहे जहां तक आपको जाना हो, जो भी स्टार्टिंग वैल्यू देनी हो, जो भी एंडिंग वैल्यू देनी हो, आप वो दे सकते हैं और उसके बीच में हम लगा सकते हैं हमारा फॉर लूप। अब गाइस बात करते हैं गैप की। कि मान लीजिए कि छोटे बच्चे होते हैं, राइट। छोटे बच्चे क्या करते हैं कि वो स्टेज चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ियाँ स्किप करके चढ़ते हैं, या कई बार हम भी ऐसा कर लेते हैं कि अगर हमारी छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं तो हम एक एक स्टेप स्किप कर लेते हैं। तो फॉर लूप के अंदर भी गाइस हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमें कोई सीक्वेंस के अंदर कोई स्टेप स्किप करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें फर्स्ट सीढ़ी चढ़नी है, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ, यानी कि ऑड नंबर्स वाली सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी होता है। हम वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं गैप के, उनके बीच में जो गैप है वो हमें 2 का चाहिए। एट द सेम टाइम अगर हमें 3 का गैप चाहिए कि फर्स्ट हम फर्स्ट स्टेयर पे जाएं, फिर 4 पे जाएं, फिर 7 पे जाएं, तो ऐसे 3-3 के गैप्स अगर हमें चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं। टोटली हमारे ऊपर होता है कि हमें कितने गैप्स चाहिए इन बिटवीन। और अगर हम कोई गैप नहीं देते हैं तो उसका डिफॉल्ट गैप 1 का होता है कि अगर हमने स्टार्ट किया है 1 से और हमारे पास 12 स्टेयर्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाएगा। तो ये होता है हमारा डिफॉल्ट। लास्टली बात करते हैं +1। तो जैसे कि हमने बोला कि +1 यानी कि अगर एंडिंग वैल्यू जो भी है हमारी 12 पे अगर खत्म हो रही है तो हमें उस पर +1 करके 13 लिखना है जब फॉर लूप को हमें उसे देना है। तो हम उसे 12, अगर हमारे पास 12 पे हमें रुकना है तो हम उसे 13 देंगे, अगर हमें 10 पे रुकना है तो हम उसे 11 देंगे। तो यही हमारी एंडिंग वैल्यू +1 का कॉन्सेप्ट है।
तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फॉर लूप का। एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद हम ले लेंगे इसका एग्जाम्पल पाइथन के अंदर। तो गाइस बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। फॉर लूप को लिखने का जो तरीका है वो ऐसा कुछ होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर, उसके बाद लेते हैं एक वेरिएबल इन रेंज, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है वो आइटरेट करेगा एक रेंज के अंदर, हम उसको प्रोवाइड कराने वाले हैं एक रेंज। अब रेंज जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था आपको स्टेयर्स का कि यहाँ पे एक पर्सन है, उसने चढ़नी है 1 2 3 4 5 स्टेयर्स, ठीक है। तो अब उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, और उसकी एंडिंग वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे ये 5 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1 लगा के 6 कर देंगे। तो ये हो गई हमारी रेंज की। फॉर एक वेरिएबल ले लेना है, कोई सा भी ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं आप वेरिएबल के अंदर, कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई भी लेटर ले सकते हैं। यूजुअली लोग आई का यूज करते हैं जब एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर आई इन रेंज, तो हम भी कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं फॉर वेरिएबल इन रेंज। इन रेंज का मतलब जो हमारा वेरिएबल है वो इस रेंज के अंदर आइटरेट करेगा, यानी कि इस जो भी हम रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं इस रेंज के अंदर वो घूमेगा, और घूम के क्या करेगा, जैसे कि मुझे प्रिंट कराने हैं ये 5 नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है। तो फॉर वेरिएबल इन रेंज, यानी कि अगर ये वेरिएबल आई है इन रेंज 1 to 6, यानी कि हम अगर फॉर लूप यूज कर रहे हैं और वेरिएबल लगा रहे हैं आई का और उसको आइटरेट करा रहे हैं 1 to 6 की रेंज में, तो यहाँ पे कॉलन लगा के जब हम प्रिंट वेरिएबल कराएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें लिखना नहीं पड़ रहा है 1 2 3 4 5। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 नहीं प्रिंट कराना है, आपको यहाँ पे मान लीजिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग लगा के हेलो वर्ल्ड लिख देंगे और इसका काम क्या हो जाएगा, ये 5 बार हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे ये रेंज का काम क्या हो गया, हम जो रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर आइटरेट कर रहा है, उतनी टाइम कोई भी चीज होएगी। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे कोई गैप चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और लास्ट फिफ्थ है, हमें पहले फर्स्ट चढ़नी है, फर्स्ट के बाद थर्ड चढ़नी है और थर्ड के बाद फिफ्थ चढ़नी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे कॉमा लगा के 2 लिख देंगे कि इनके बीच का जो गैप है वो हमें 2 चाहिए। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद हमारा जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह आएगा 1 3 एंड 5। तो क्या कर रहा है, ये रेंज तो वही यूज हो रही है पर इसके अंदर इस बार इसमें क्या हो गया, गैप्स आ गए हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमारा फॉर लूप भी वर्क करता है। तो गाइस अगर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है तो बढ़ते हैं हमारे पाइथन के अंदर एग्जाम्पल की तरफ, तो काफी चीजें वहां पे भी क्लियर हो जाएंगी अगर अभी तक भी कोई डाउट है तो गाइस जैसा एग्जाम्पल हमने वहां पे लिया था, मैं यहाँ पे भी सिमिलर एग्जाम्पल लेने वाली हूँ कि यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर लिखेंगे फॉर वेरिएबल ले रही हूँ, वेरिएबल आई मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि फॉर आई इन रेंज दैट, हमारा फॉर लूप जो है वो किस काम करेगा, किसके अंदर, एक रेंज के अंदर। क्या वो रेंज होगी यहाँ पे 1,6, क्योंकि मुझे प्रिंट कराने 1 to 5 नंबर, हमें 5 सीढ़ियां चढ़नी है तो 1 to 5 नंबर हमें प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे 5 की जगह हम 6 लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, प्रिंट कराएंगे क्या, आई को, क्योंकि आई जो है वही स्टोर कर रहा है हमारे 1 2 3 4 5 नंबर्स। तो अगर मैं इसको एक बार रन कराती हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमारे पास आ गया है। सिमिलरली अगर आपको आई नहीं प्रिंट कराना है, आप चाहते हैं कोई भी एक स्ट्रिंग है जो कि 5 बार प्रिंट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोटेशंस में लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड मैं लिख रही हूँ, आपको जो भी स्ट्रिंग आपको प्रिंट करानी है आप उसे लिख सकते हैं। इसको मैं रन कराऊंगी तो यहाँ पे हमारे पास 5 बार हेलो वर्ल्ड आ गया। तो सिंपल सा मेथड था, 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट तो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक छोटा सा लूप लगा के हमने चाहा जितनी बार हेलो वर्ल्ड लिखवा दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं दोबारा वापस से आई की, यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पे कोई गैप प्रोवाइड कराना है, यहाँ पे देना है कि मुझे 1 के बाद डायरेक्ट 3 आए, 3 के बाद सीधा 5 आए, यानी कि हमारे सारे ऑड नंबर्स आ जाए, तो ऑड नंबर लाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है गाइज, यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे, 2 लिखेंगे, और अगर मैं इसको रन करा देती हूँ तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 1 3 एंड 5। सिमिलरली अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर के लिए यहाँ पे गैप सेम रहेगा, एंडिंग वैल्यू सेम रहेगी, पर स्टार्ट हम किससे करा देंगे, 0 से करा देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो हमें मिल जाएगा 0 to 4। अगर आपको स्टार्टिंग वैल्यू 2 चाहिए तो आप 2 से भी स्टार्ट करा सकते हैं कि पहले 2 मिल जाए फिर उसके बाद 4 मिल जाए, कि आप सीधा पहले स्टेयर नंबर 2 पे गए उसके बाद 4 पे गए। ये होता है हमारा फॉर लूप, ऐसे वर्क करता है फॉर लूप। एक छोटा सा कपट काफी इंटरेस्टिंग से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमें प्रिंट करानी है एक मल्टीप्लीकेशन टेबल, एक फॉर लूप की हेल्प से हमें करानी है प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो वो हम कैसे कराएंगे एक बार वो भी देख लेते हैं। पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर समझा देती हूँ
उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो गाइस कोई भी टेबल जब हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले ली टेबल 7 की, तो 7 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 7, 7 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 14, 7 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 21 एंड सो ऑन, ऐसे जाता जाता है, राइट। अब हम लगाते हैं फॉर लूप, हम यूज करते हैं फॉर लूप का लिखने के लिए 7 की टेबल। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये 7 चाहिए, तो 7 को हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, दैट n इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब लगाते हैं फॉर लूप यहाँ पे कि फॉर आई इन रेंज। अब जो टेबल्स जो है वो 1 to 10 नंबर तक जाती है, हम यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे ना इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये 10 नंबर तक जाती है, कि 10 नंबर्स तक मल्टीप्लीकेशन होता है, कि पहले 1 से मल्टीप्लाई करेगी, 2 से करेगी, 3 से करेगी। तो आइट्रेशन किस पे हो रहा है, इस वाली लाइन पे आइट्रेशन हो रहा है हमारा, राइट। तो हम क्या करेंगे 1 to 10 ये वाली ले लेंगे, तो 1 to 10 की जगह हम क्या लिखेंगे 1,11, क्योंकि हमें 10 तक जाना है तो हम +1 लगा के 11 लिख देंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम कॉलन एंड में और इसके अंदर प्रिंट कराएंगे। अब प्रिंट कराने के लिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ये 7 जो है ये स्टोर हो रहा है n के अंदर, तो हम लिख देंगे n एज इट इज, लगाएंगे कॉमा, मल्टीप्लीकेशन के साइन। गाइस यहाँ पे हम एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो हम ये स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग के अंदर लिख दूंगी मल्टीप्लीकेशन, फिर से लगाएंगे कॉमा। अब 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 को क्या स्टोर कर रहा है, आई जो है हमारा वो स्टोर कर रहा है हमारे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आई जो है वही तो रेंज है हमारी, आई के अंदर ही तो हम आइट्रेट कर रहे हैं सब कुछ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई बिना किसी कोटेशन से, क्योंकि आई हमारा एक वेरिएबल है। वापस से इज इक्वल टू यहाँ पे असाइन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ दिखाने का इज इक्वल टू है, इसलिए हम यहाँ पे दिखाएंगे इसे स्ट्रिंग के अंदर। और लास्टली यहाँ पे कॉमा लगा के मैं क्या लिखूंगी 7 मल्टीप्लाई बाय 1 फर्स्ट टाइम में, तो 7 क्या है हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय आई, क्योंकि 1 किसके अंदर आ रहा है आई के अंदर, क्योंकि अब नेक्स्ट वाली जब आएगी तो वापस नेक्स्ट वाला जब टर्न आएगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा 7 भी वैसे का वैसे रहेगा, बट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा किससे 2 से। एंड वैसे ही हमारा 3 के साथ भी होगा कि नेक्स्ट टाइम जब पहली बार में वो 1 से करेगा, दूसरी बार में 2 से करेगा, तीसरी बार में 3 से करेगा, 4 से, फिर अप टू 10 तक ये ऐसा करता रहेगा। तो एक बार गाइस स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया है तो एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले हम लेते हैं एक वेरिएबल, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू हम 7 कर देते हैं। चाहे तो आप यूजर इनपुट भी ले सकते हैं, अगर आपको यूजर से चाहिए कि आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिखें और उस नंबर की हम टेबल बना दे तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। n इज इक्वल्स टू 7 कर देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मैं लगाती हूँ फॉर लूप, फॉर लूप के बाद लगता है वेरिएबल, तो वेरिएबल के लिए ले लेते हैं आई इन रेंज। कौन सी रेंज में ये आइट्रेट करेगा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो स्टार्ट करेगा 1 से, और क्योंकि हमारे पास 10 तक के लिए होती है टेबल्स, 10 नंबर तक के लिए नहीं, 10 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए हम 10 तक की लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 11, लगाएंगे एक कॉलन, प्रिंट क्या करना है सबसे पहले 7 यानी कि n हमारा, कॉमा लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन के साइन जो कि एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बट बिकॉज हमें वहां पे दिखाना है तो हम यहाँ पे x लगा देते हैं। फिर से मैं कॉमा लगाती हूँ एंड इस बार हमारा आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है हमारी i के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे i, लगाएंगे एक कॉमा। उसके बाद बात करेंगे इज इक्वल टू साइन, इज इक्वल टू साइन यहाँ पे साइन नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू साइन सिर्फ दिखाने के लिए है, तो इसलिए हम रखेंगे इसको स्ट्रिंग्स के अंदर। एंड लास्टली रखेंगे n मल्टीप्लाई बाय i, यानी कि अब होगा हमारा एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन कि n को हम पहले 1 से करेंगे, फिर n को 2 से, फिर 3 से, 4 से, जैसे जैसे लूप चलता जाएगा उससे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो n टाइम्स i। अब एक बार इसको रन करा लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास 7 की टेबल आ गई है। 7 टाइम्स 1 इज 7, 7 टाइम्स 2 इज 14, 7 टाइम्स 3 इज 21, वैसे ही 7 टाइम्स 4 इज 28। तो यहाँ पे हमारी पूरी 7 की टेबल आ गई है। और अगर सिंपली हम यहाँ पे ले लें इनपुट यूजर से कि एंटर अ नंबर हियर, और इसे मैं रन करा दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे देती हूँ 12, तो ये मुझे प्रोवाइड कर देगा 12 की टेबल। कुछ नहीं करना, कितना सिंपल सा मेथड है, एक छोटा सा फॉर लूप लगाया और जिस भी चीज़ की आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए, जितनी भी नंबर तक चाहिए, 50 तक चाहिए, आप यहाँ पे 51 लिख दें तो आपको 50 तक की टेबल मिल जाएगी। आपको 50 तक की टेबल में ऑड नंबर्स में चाहिए तो आप यहाँ पे कॉमा लगा दें और सारे आपको ऑड नंबर्स की टेबल मिल जाएगी। तो एक बार रन करा के देखें, यहाँ पे मैं 12 लिखती हूँ तो मुझे 50 तक की टेबल मिल जाएगी। बट क्योंकि यहाँ पे मैंने गैप मेंशन किया है 2 का, तो इस वजह से यहाँ पे और नंबर्स के अंदर मुझे टेबल मिल रही है। तो जैसे हम चाहे वैसे हम इससे कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग।
तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी ही काम का लूप है हमारा फॉर लूप। आगे इसकी और एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक और नए लूप की, जो कि होता है व्हाइल लूप। तो बात करेंगे व्हाइल लूप होता क्या है। तो गाइस व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करता है कोई भी लूप को जब तक की कंडीशन ट्रू हो, जब तक हमने जो भी कंडीशन प्रोवाइड की हुई है, जब तक वो कंडीशन सच है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है, तब तक वो उसे एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उसे वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। अगर सिंपल वर्ड्स में हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि अगर आपको कोई बोल दे कि खाना खाना है, तब तक खाना है जब तक पेट ना भर जाए, तो हमें नहीं पता हमारा 1 रोटी खाने के बाद पेट भरेगा, 2 रोटी खाने के बाद भरेगा, ढाई 3 रोटी खाने के बाद पेट भरेगा, बट हमें कब तक खाना है कि जब तक पेट ना भर जाए। जब हमें नहीं पता होता है कोई काम कितनी बार करना है, पर हमें कब तक करना है, जब तक कि हमारे पास जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो गाइज व्हाइल लूप यहाँ पे कोई नंबर्स पे काम नहीं करता है कि हमें कोई स्टार्टिंग वैल्यू देनी है, एंडिंग वैल्यू देनी है, या हमें कितनी बार कराना है ये हमें पता हो। व्हाइल लूप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें नहीं पता कि कोई काम कितनी बार होना है, पर हमें पता है कि जो हमारी कंडीशन है वो जब तक फॉल्स नहीं आती तब तक वो काम करते ही जाना है। तो जब तक भूख नहीं मर जाती तब तक खाते ही जाना है। या फिर मान लीजिए कि आपका घर है और 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर आपकी किसी दोस्त का घर है, तो अगर आप साइकिल से जा रहे हैं तो हमें नहीं पता है कितनी बार पैडल मारने पड़ेंगे हमें साइकिल पे, पर हम कब तक पैडल मारते रहेंगे जब तक उसके घर नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ पे ये व्हाइल लूप हो गई, कंडीशन हो गई। हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कितने पैडल्स मारने हैं, कितनी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, कौन सी एंडिंग वैल्यू है, बट हमें ये जरूर पता है कि हमें तब तक पैडल मारते रहना है कि जब तक उसका घर नहीं आ जाए। तो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप, यानी कि ये जब तक एग्जीक्यूट करेगा तब तक हमारी दी हुई कंडीशन ट्रू है, जैसे ही फॉल्स जाती है ये एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट की। तो फॉर लूप के अंदर हमने क्या देखा था कि फॉर लूप के अंदर हम लूप के बाहर ही वहीं पे इंक्रीमेंट कर रहे थे। जैसे फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर के अंदर ही हम ऊपर की तरफ ही लिख रहे थे कि हमें यहाँ पे गैप कितना चाहिए। बट व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, व्हाइल लूप के अंदर अंदर की तरफ इंक्रीमेंट होता है, यानी कि व्हाइल लूप एक बार हम लगा दें उसके बाद जो अंदर का पार्ट होता है, यानी कि जहाँ पे हम चीजें प्रिंट करा रहे हैं या हमारा जो स्टेटमेंट है वो पास कर रहे हैं, उसी के अंदर वहां पे हमें इंक्रीमेंट देना होता है। तो इंक्रीमेंट व्हाइल लूप के अंदर ऐसे दिया जाता है। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो गाइज व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि हमें पहले लिखना होता है व्हाइल, और उसके बाद देनी होती है हमारी कंडीशन। जो भी हमारी कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करा के रखनी है, यानी कि इस कंडीशन तक हमें हमारे व्हाइल लूप को चलाना है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स जाएगी हमारा व्हाइल लूप बंद हो जाएगा। उसके बाद लगाएंगे हम कॉलन और इसके अंदर प्रिंट कराएंगे हमारी बॉडी ऑफ व्हाइल। और रही बात इंक्रीमेंट की, तो जैसे फॉर लूप में यहाँ ऊपर की तरफ ही इंक्रीमेंट हो जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट जो होगा वो यहीं पे लूप के अंदर की तरफ होगा, तो यहीं पे हम लगाएंगे हमारा इंक्रीमेंट। अगर हमें +1 का इंक्रीमेंट लगाना है, +2 का लगाना है, कितने का भी इंक्रीमेंट लगाना है, क्योंकि हर बार जो है हमारी वैल्यू है वो +1 से बढ़ती जाए, +2 से बढ़ती जाए, +3 से बढ़ती जाए, जैसे भी बढ़ती जाए वो सारा इंक्रीमेंट लगेगा यहाँ पे व्हाइल के अंदर। तो गाइस अगर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पाइथन के अंदर की कैसे लिखा जाता है व्हाइल लूप को। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ n = 0। इसके बाद क्या करूंगी, मैं व्हाइल लूप यूज करूंगी जैसे हमने फॉर लूप में किया था कि हमने 5 तक के नंबर्स को प्रिंट कराया था। यहाँ पे भी मैं 5 तक के नंबर्स को प्रिंट कराऊंगी। तो उसके लिए हम लिखेंगे व्हाइल n is स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, यानी कि n की जो वैल्यू है जब तक वो 5 के बराबर या 5 से कम है तब तक हमें प्रिंट कराना है n को ही। पर n का इंक्रीमेंट कैसा होगा, n का इंक्रीमेंट होगा +1 से। तो n के लिए क्या लिखेंगे, n प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे हो रहा है हमारे प्लस इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कि n इज इक्वल्स टू n+1 या n प्लस इज इक्वल्स टू 1, कुछ भी हम लिखे बात सेम ही है। तो यहाँ लग गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो कह रहा है कि हर बार जो n है उसकी वैल्यू बढ़ेगी +1 से। तो गाइस सिंपल सा स्ट्रक्चर है, व्हाइल लिखेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि n जो है जब तक वो 5 से छोटा या उसके बराबर का है तब तक हमें प्रिंट कराना है क्या, n को, और n का जो इंक्रीमेंट होगा वो +1 से होगा। तो अगर मैं इसको रन करा देती हूँ तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। 0 क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी थी तो 0 भी यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आप चाहें तो ये अगर इसको 1 से स्टार्ट कराना है तो आप 1 से भी स्टार्ट करा सकते हैं। बीच में अगर आपको गैप देना है 2 नंबर्स का तो हम इंक्रीमेंट 1 की जगह पे यहाँ पे 2 का कर देंगे। तो स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 हो ही गई, बाद में 1 3 5 यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें ऑड नंबर चाहिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे और इसको अगर रन कराएंगे तो 0 2 4 आ जाएगा।
जहां तक के नंबर चाहिए, सपोज मान लीजिए कि 10 तक हमें नंबर चाहिए, तो कंडीशन में क्या दे देंगे कि हमें चाहिए कि वाइल जब तक हमारा जो n है वो छोटा या बराबर है किसके, 10 के। तो अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो हमें यहाँ पे 10 तक की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये होता है हमारा सिंपल सा वाइल लूप का एग्जाम्पल। अगर हमें सेम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराई थी वही मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे भी प्रिंट करानी है, तो एक बार उसका भी मेथड देख लेते हैं। काफी सिंपल सा मेथड है। तो गाइस यहाँ पे मेरे को 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। एक वेरिएबल ले लेते हैं n जो कि हो जाएगा 1, और एक वेरिएबल ले लेते हैं a जिसकी वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि अगर हमें 7 की टेबल चाहिए तो हम यहाँ पे 7 का यूज करेंगे। अब क्या लिखना है कि वाइल इंक्रीमेंट कौन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n जो है हमारा इंक्रीमेंट करेगा। तो वाइल n इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 10, यानी कि n जो है हमारा जब तक वो 10 से छोटा या उसके बराबर है तब तक हमें प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, वही हमारा मेथड लगाएंगे टेबल वाला कि a यहाँ पे ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाना है तो उसके लिए x लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। वापस से अगर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेना है तो उसके लिए हमारे पास है हमारा वेरिएबल n ओवर हियर, तो n यहाँ पे लिखेंगे। इज इक्वल टू, हमें एक्चुअल इज इक्वल टू नहीं लगाना है, उसका सिर्फ साइन दिखाना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू एंड उसके बाद लगाएंगे कॉमा। लास्टली हमारे पास आ जाता है इन दोनों का एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 7 हमारा होल्ड कर रहा है a, और 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि लूप जैसे चलेगा। लूप कैसे चलेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो ऐसे हमारा लूप चलने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन विद a, और इसका इंक्रीमेंट जो हमारा यहाँ पे n है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, n प्लस इज इक्वल टू 1 से ये वैल्यूज इंक्रीज होगी। तो अगर मैं इसको सिंपली रन करा देती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें टेबल मिल चुकी है। 7 टाइम्स 1 इज 7, 7 टाइम्स 2 इज 14, 7 टाइम्स 3 इज 21 एंड अप टू 7 टाइम्स 10 इज 70। तो जो भी नंबर आपको चाहिए, अगर आपको इसकी जगह यूजर इनपुट भी लेना है तो आपको सिंपल इतना सा करना है कि int इनपुट एंटर अ नंबर हियर, और इसके बाद अगर हम इसे रन करा के पूछ डाल देते हैं कि 12 यहाँ पर है, तो 12 का हमें यहाँ पे टेबल मिल गया है। सिमिलरली अगर हमें टेबल तो 12 की चाहिए बट हमें सारे ऑड नंबर्स के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट लगा देंगे 2 का। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे मैंने 12 लिखा और मुझे ऑड नंबर्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल गई है। तो 12 टाइम्स 1 के बाद 12 टाइम्स 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। तो ऐसे हमारा वाइल लूप गाइस वर्क करता है। होप ये 2 एग्जांपल्स के बाद काफी क्लैरिटी आ गई होगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू गाइस। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, देन WS क्यूबटेक आपके लिए लेके आया है अ कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, जहां पे हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ एक्सेल एंड मूविंग टुवर्ड्स SQL एंड लास्टली विजुअलाइज करेंगे विद पावर BI एंड टैबलू। Acha, not just this. If you want to stand out in the market, you should also know basics of programming. And the course packed here with lots of quizzes, cheat sheets, assignments, along with more than projects which are built on different domains. तो हम सीखेंगे कैसे हम अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर अप्लाई कर सके। सो अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, सो इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोशर अटैच मिलेगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज हम बात करने वाले हैं वाइल ट्रू के बारे में। वाइल ट्रू का काम क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो गाइस वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप एक इनफिनाइट लूप होता है। इनफिनाइट का मतलब यहाँ पे हुआ कि अगर ये लूप हमने चालू कर दिया तो ये कभी रुकेगा नहीं। इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, जो कि होता है यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं काफी डिटेल के अंदर। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि वाइल ट्रू एक इनफिनाइट लूप है जो कि रुक नहीं सकता, एंड अगर हमें इसको रोकना है तो उसके लिए सिर्फ एक मेथड है, वो है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वाइल लूप दिखता है कैसा है, कैसे कंडीशंस में काम आता है। तो गाइस वाइल ट्रू के लिए हमें कुछ भी पहले प्री डिफाइंड वेरिएबल लेने की भी जरूरत नहीं है या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाइल ट्रू के लिए हम सिंपली यहाँ पे वाइल ट्रू ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल ट्रू, ट्रू यहाँ पे कैपिटल T रहेगा इसका सिंटेक्स में। यहाँ पे अगर आप स्मॉल अगर इसके सिंटेक्स में यहाँ पे हम स्मॉल t लिख देंगे तो वो यहाँ पे एरर दे देगा हमें। तो हमें काफी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम यूज करेंगे कैपिटल T ट्रू। ओके,
सो यहाँ पे वाइल ट्रू लिखा, यूज करेंगे हम कॉलन और उसके अंदर लगा देंगे उसकी बॉडी, दैट इज प्रिंट, लेट्स से मुझे लिखना है हेलो। तो अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हेलो कंटिन्यूसली प्रिंट करते जा रहा है, प्रिंट करते जा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा है एंड ये स्टॉप होगा भी नहीं क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है। तो यहाँ पे ये मैंने रोक दिया है फिलहाल के लिए। बट इसका यूज कुछ इसी तरह से होता है कि हम वाइल ट्रू लिख देते हैं, उसके अंदर हमें जो भी स्टेटमेंट देनी है, सपोज यहाँ पे अगर हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल्स टू 1 और इसके अंदर मैं प्रिंट कराती हूँ n को, और इंक्रीमेंट जैसे हम नॉर्मल हमारे वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट देते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी इंक्रीमेंट दे सकते हैं कि n प्लस इज इक्वल्स टू 1, और इसको अगर हम रन कराएंगे तो ये कंटिन्यूसली सारे नंबर्स लिखता जाएगा, इट विल नेवर स्टॉप क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है, कंटिन्यूसली लिखता जाएगा, इंक्रीमेंट देता जाएगा, लिखता जाएगा एंड इंक्रीमेंट देता जाएगा। तो गाइस बात करते हैं वाइल ट्रू एग्जैक्टली यूज कहाँ पे होता है। तो जब हमें कुछ यूजर से इनपुट्स लेने हो और जब हमें कोई काम रोकने के लिए भी यूजर से इनपुट लेना हो, कि कोई काम हम कंटिन्यूसली चलाते रहना चाहते हैं पर हमें यूजर से रोकने के लिए इनपुट लेना हो, तो वहां पे हम वाइल ट्रू का यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम वाइल ट्रू यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद मैं एक नंबर के लिए इनपुट मांग लेती हूँ, दैट नंबर इज इक्वल्स टू int इनपुट एंटर अ नंबर हियर, एंड नंबर 2 के लिए भी ले लेते हैं, दैट नंबर 2 इज इक्वल्स टू int इनपुट, और यहाँ पे भी हम करा लेते हैं एक नंबर एंटर। ठीक है, इसके बाद मैं एक काम करती हूँ, इनका एडिशन दे देती हूँ कि प्रिंट नंबर 1 प्लस नंबर 2, और पूछ लेते हैं यूजर से कि इसको रिपीट करना है क्या। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं कि रिपीट इज इक्वल्स टू इनपुट। तो इसके बाद अगर मैं सिर्फ इतना सा यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे ये मुझे नंबर मांगेगा 12, और यहाँ पे मुझे दूसरा नंबर देना है 14, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया और वापस ऑटोमेटिकली इसने वापस एक नंबर मांग लिया और मुझे वापस से वो कोई भी आउटपुट देंगे हम यहाँ पे 56, 78 जो भी हम यहाँ पे हमारे नंबर्स देंगे वो हमें एज आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब अगर मुझे यूजर से पूछना है कि क्या हम यहाँ पे इसे रोक दें या प्रोग्राम यहीं पे एंड कर दें, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सा मेथड है कि रिपीट लगाएंगे, रिपीट करके एक वेरिएबल ले लूंगी मैं, उसमें यूजर से इनपुट ले लूंगी कि डू यू वांट टू स्टॉप द प्रोग्राम, और अगर यूजर का आंसर यस होता है, यूजर अगर कहता है यस उसको रोकना है प्रोग्राम को, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे ब्रेक कर देंगे। तो हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगा देते हैं कि इफ रिपीट इज इक्वल टू यस, कि अगर रिपीट का आंसर यस है तो हम कर देंगे इसे ब्रेक। ब्रेक के बारे में बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि हम रिपीट इज इक्वल टू यस करते हैं तो हम यहाँ पे से कर देंगे ब्रेक, एंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं कॉलन। सो अगर मैं इसको अब रन कराती हूँ, यहाँ पे आता है एंटर नंबर 12, दूसरा नंबर 34, डू यू वांट टू स्टॉप द प्रोग्राम, अगर मैं नो लिखती हूँ तो फिर ये चलता रहेगा, और जैसे ही मैंने यहाँ पे यस लिखा कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो यही तरीका होता है वाइल लूप को रोकने का, बाद में इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि वाइल ट्रू एक इनफिनाइट लूप है जिसको रोका नहीं जा सकता, और रोकने के लिए चाहिए होता है ब्रेक स्टेटमेंट, और कहाँ पे इसका मेजरली यूज किया जाता है ये हम समझ चुके हैं। आज इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेस्टेड लूप्स। सो सबसे पहले समझते हैं कि नेस्टेड लूप्स होता क्या है। तो गाइस नेस्टेड टर्म हमने पहले भी पढ़ी है, हमने नेस्टेड कंडीशनल्स के बारे में पढ़ा था। नेस्टेड कंडीशनल्स जहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट था, वो हमारे नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा गाइस, जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का अगर सिंपल वे में अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो नेस्टेड लूप को इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यदि आप कर रहे हैं कोई एक्सरसाइज और आपको बोल दिया है कि आप 10 पुशअप्स लगाएं, तो आप क्या करेंगे, एक लूप आपका काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे एक फॉर लूप चालू कर देंगे जो कि एक रेंज होगी 1 to 10 की, 1 to 11 की एक्चुअली, क्योंकि +1 वहाँ पे यूज किया जाता है। तो 1 to 11 की एक रेंज होगी और एक फॉर लूप वर्क करेगा 10 टाइम्स, राइट। अब आपसे ये भी कह दिया जाता है कि आपको 10 पुशअप्स जो है उसके 3 सेट्स मारने हैं। तो क्या करना है, 10 पुशअप मारे एक सेट, वापस से 10 पुशअप मारे दूसरा सेट, वापस से 10 पुशअप मारे तीसरा सेट। तो यहाँ पे 2 लूप एक साथ काम कर रहे हैं। एक लूप बाहर की तरफ काम कर रहा है जो कि काउंट कर रहा है 1 2 3, और एक लूप अंदर की तरफ काउंट कर रहा है कि वो जब 1 पूरा कर रहा है, मतलब 1 to 10 हम जब पुशअप्स मार रहे हैं तो वो 1 पूरा कर रहा है, फिर वापस 1 to 10 पुशअप मार रहे हैं तो वो 2 पूरा कर रहा है, फिर 1 to 10 पुशअप्स मार रहे हैं तो वो 3 पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे 2 लूप जब एक साथ काम करते हैं, जब लूप के अंदर लूप होता है तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप।
तो नेस्टेड लूप की काफी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि व्हेन देयर इज अ लूप इनसाइड अ लूप, जब लूप के अंदर लूप होता है तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। और नेस्टेड लूप का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पैटर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो एक पैटर्न हम आज भी देख लेंगे, बाकी के सारे पैटर्न्स हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में कवर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम आज एक एग्जाम्पल ले लेंगे इसके अंदर। एंड उससे पहले हम बात करते हैं नेस्टेड लूप की स्ट्रक्चर की, कि नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखता है। सो गाइस, नेस्टेड लूप को समझने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं कोई सा भी लूप, जैसे कि मान लीजिए हम नेस्टेड लूप ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप के लिए नेस्टेड लूप कोई खुद लूप नहीं है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर लूप। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। नेस्टेड खुद कोई लूप नहीं है। तो फॉर लूप के अंदर अगर फॉर लूप होगा तो वो भी नेस्टेड लूप है, फॉर लूप के अंदर व्हाइल होगा तो भी नेस्टेड लूप है, व्हाइल के अंदर व्हाइल भी होगा तो भी नेस्टेड लूप है, व्हाइल ट्रू के अंदर व्हाइल ट्रू भी होगा तो भी वो नेस्टेड लूप है। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप खुद एक लूप नहीं है, बट नेस्टेड लूप का मतलब है कि लूप के अंदर जब लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो होता है नेस्टेड लूप। बात करते हैं यहाँ पे कि सिंपल से एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं फॉर लूप का, कि यहाँ पे मैंने कोई भी फॉर लूप ले लिया है। फॉर लूप के अंदर मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप ले लूंगी जो हमारा इनर लूप है। यहाँ पे इसकी बॉडी ले लेंगे कि बॉडी ऑफ इनर फॉर लूप, और उसके बाद इस जगह पे आ जाएगी बॉडी ऑफ आउटर फॉर लूप। तो ये जो है ये हो गया हमारा आउटर लूप, जो कि मान लीजिए काउंट कर रहा है 1 2 3 हमारे कितने सेट्स जो है पुशअप्स के उनको। और ये वाला जो है ये हो गया हमारा इनर लूप, जो कि काउंट कर रहा है 1 to 10, जो कि है हमारे कि 10 पुशअप्स हमें मारने हैं। और कितने के सेट में मारने हैं? 3 के सेट में। आउटर लूप हो गया 3 का सेट, और इनर लूप जो हो गया जो अंदर की तरफ काम कर रहा है वो हो गया 10 पुशअप्स। तो कुछ इस तरह से हमारा नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर दिखता है। एक बार ये सेम एग्जाम्पल हम पाइथन के अंदर ले लेते हैं ताकि आपको समझने के लिए काफी ईजी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला हम यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप ले लेती हूँ कि फॉर आई इन रेंज 1 2 3 मैं रेंज लेने वाली हूँ, क्योंकि 3 हमारे पास सेट्स हैं। तो 1 3 नहीं लिखेंगे, +1 लगा के 4 लिखेंगे कॉलन। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरे लूप की। यहाँ पहले हमने फॉर लूप लिखा, उसके बाद हम अभी बॉडी नहीं लिखेंगे इसकी, पहले हम दूसरा लूप ले लेंगे कि फॉर जे इन रेंज। अंदर काउंट करने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 to 11 और प्रिंट कराएंगे जे को, क्योंकि 1 2 3 तो हमें प्रिंट करना नहीं है। 10 टाइम्स हम काउंट कर रहे हैं, पर 10 टाइम्स हमारे पुशअप्स हो रहे हैं, पर हम उसके साथ 1 2 3 तो नहीं लिख रहे ना। तो यहाँ पे हमें प्रिंट आई कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट ऐसे ओपन क्लोज करके छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो 1 2 3 है वो सिर्फ काउंट कर रहा है कि कितनी बार ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट चलेगा। ये वाला जो 10 टाइम्स जो हमारा लूप चलने वाला है ये कितनी बार चलेगा, ये 1 2 3 यहाँ पे हमारा काउंट कर रहा है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे 1 to 10 हमारे पास है एक बार, फिर वापस से 1 to 10 है हमारे पास दूसरी बार, और फिर वापस से 1 to 10 है तीसरी बार। इसको अगर एक ही लाइन में प्रेजेंट कराना है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के एंड इज इक्वल्स टू ओपन क्लोज कोटेशंस का यूज कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक लूप है वो पूरा एक लाइन के अंदर आ जाएगा, यानी कि 1 to 10 जो नंबर्स हैं वो एक बार के वो पूरे एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इसको अगर मैं रन कराती हूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 to 10 यहाँ पर है हमारे पास, जो कि एक ही लाइन में आ चुके हैं, और 3 टाइम्स 1 to 10 यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी कि ये जो आउटर लूप है ये तो काउंट कर रहा है 3 टाइम्स, और इनर लूप जो है वो 1 to 10 हमारे नंबर्स को प्रिंट करा रहा है। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड लूप का एक एग्जाम्पल। ऑल्सो गाइज मैंने बात करी थी पैटर्न प्रॉब्लम्स की, कि नेस्टेड लूप्स का काफी ज्यादा यूज होता है पैटर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो एक पैटर्न प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा एक पैटर्न है, इसको मैं प्रिंट कराऊं विद द हेल्प ऑफ हमारा नेस्टेड लूप। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रही है 5 रोज और 5 ही कॉलम्स। हमारा जो फॉर लूप होता है, जो पहला वाला फॉर लूप होता है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जो ये फॉर लूप है पहला वाला, ये तो काउंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, प्लस जो ये जे वाला है ये काउंट कर रहा है कितनी कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स है यहाँ पे, एंड 3 रोज है यहाँ पे। तो आउटर काउंट करता है रोज को, इनर काउंट करता है कॉलम्स को। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं कि आउटर जो लूप है, यानी कि फॉर आई इन रेंज
अब कितनी रोज है, 5 रोज है, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी 1,6 एंड अंदर लगाएंगे फॉर j इन रेंज, और इसमें भी लिख दूंगी मैं 1,6। और इसमें क्या हो रहा है, j का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे समझिए कि j में हर बार एक जो कॉलम है, j में इनिशियल जैसे रोज तो शुरू से 5 है, पर j में क्या हो रहा है कि हर बार एक कॉलम प्लस हुई जा रही है, यानी कि हर बार जो है +1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 i+1 लिख देंगे। i क्या है, पहले अगर 1 है तो 1 + 1 नेक्स्ट वाली में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा कि इनिशियल वैल्यू तो 1 रहेगी, उसके बाद जो नेक्स्ट होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीमेंट होते जाएंगे। कैसे इंक्रीमेंट होंगे कि आई की हेल्प के, पहले अगर 1 था तो नेक्स्ट वाली में 2 हो जाएगा, फिर 2 है था तो थर्ड हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो कॉलम्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे जे को और लगाएंगे एंड इज इक्वल टू ओपन क्लोज कोटेशंस एंड लास्टली प्रिंट स्टेटमेंट लगा के हम उसे छोड़ देंगे। तो एक बार इसको हम पाइथन में भी यूज करके देख लेते हैं, ताकि हमारा अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली एजेंडा ये है कि यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न क्रिएट करना है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड जिसके अंदर 5 रोज और 5 कॉलम्स है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर आई इन रेंज। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ रोज की, तो 1,6 यानी कि 5 रोज चाहिए, तो 1,6 यहाँ पे लिखेंगे। फॉर जे इन रेंज, अब हर बार क्या है, कॉलम जो है +1 इंक्रीज हो जाएगा। शुरुआत में तो 1 ही रहेगा, शुरुआत में तो एक कॉलम रहेगा, उसके बाद के जो कॉलम्स है वो +1 से इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, i+1 लिख देंगे यहाँ पे कि हर बार जो है i की वैल्यू +1 से इंक्रीज होती जाएगी। प्रिंट कराएंगे j को एंड इज इक्वल्स टू ओपन क्लोज कोटेशंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि ये एक ही लाइन के अंदर रहे। और लास्टली प्रिंट स्टेटमेंट को हम छोड़ देंगे ऐसे लगा के। हाँ, आई गेस मैं कॉलन लगाना भूल गई थी। तो अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास हमारा पैटर्न आ चुका है। बीच में अगर गैप चाहिए हमें तो यहाँ पे मैं एक गैप लगा दूंगी, तो इन नंबर्स के बीच में यहाँ पे गैप आ जाएगा। तो अब हमारा एग्जैक्ट सेम पैटर्न जैसा हम चाह रहे थे वैसा पैटर्न आ चुका है। एंड 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पैटर्न जो हमें चाहिए था इनिशियली, वही पैटर्न यहाँ पे आ चुका है, जिसमें 5 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, और जो कॉलम्स है वो इंक्रीमेंट हो रही है +1 से। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू गाइस। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, देन WS CubeTech आपके लिए लेके आया है अ कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, जहां पे हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ एक्सेल एंड मूविंग टुवर्ड्स SQL एंड लास्टली विजुअलाइज करेंगे विद पावर BI एंड Tableau. Acha, not just this. If you want to stand out in the market, you should also know basics of programming. And the course packed here with lots of quizzes, cheat sheets, assignments, along with more than projects which are built on different domains. तो हम सीखेंगे कैसे हम अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर अप्लाई कर सके। सो अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, सो इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोशर अटैच मिलेगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और टॉपिक के साथ, जो कि है फॉर लूप विद कंडीशनल स्टेटमेंट। सो गाइस हमारे 4 लूप तो कंप्लीट हो चुके हैं, बट अब उनके साथ हम एडिशनल और चीजें क्या कर सकते हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले 2 सेशंस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं फॉर लूप विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यस, लूप्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है। क्यों जोड़ा जा सकता है उसके लिए उसकी बात करते हैं कि जब हम कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं लूप के साथ, तो हमारे जो लूप की एबिलिटी होती है कोई भी टास्क को कंप्लीट करने की, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हम लूप के साथ लगाएं तो हमें अगर कोई स्पेशल कंडीशंस भी अगर प्रोवाइड करानी है लूप के अंदर तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं फॉर लूप को कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ, क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं पाइथन के अंदर कैसे हम यूज करते हैं लूप्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। सो गाइस यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मान लेते हैं कि आप रोड ट्रिप पर है एंड आपके पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर 10 गाने हैं, ठीक है। आपके पास एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर 10 गाने। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि फॉर आई इन रेंज 1,11 के हमारे पास 10 गाने हैं। अब मुझे ये सारे 10 गाने बजाने हैं, बट ऑल्सो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि नंबर 3 वाला जो गाना है वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा देंगे दैट इफ
i इज इक्वल्स टू 3, अगर यहाँ पे जब i इक्वल्स टू 3 आता है तो वहां पे हमें क्या करना है, ऐड करना है इस सॉन्ग को टू द फेवरेट्स। तो प्रिंट करा देंगे ऐड दिस सॉन्ग टू द फेवरेट्स एल्स प्रिंट आई। तो अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 to 10 यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, और जहाँ पे नंबर 3 था उसकी जगह पे क्या आ गया है कि ऐड दिस सॉन्ग टू द फेवरेट, यानी कि 3 सॉन्ग जो है वो अच्छा सॉन्ग है, उसको हम फेवरेट में ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया एक सिंपल सा यूज इफ स्टेटमेंट का। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कुछ काफी सारे नंबर्स हैं, लेट्स से 100 नंबर्स है हमारे पास। 100 नंबर्स में हमें पता लगाना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि कॉमन मल्टीपल हैं कोई भी दो नंबर के। तो अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कोई भी रेंज, जैसे कि फॉर आई इन रेंज 1, 100, तो इसके लिए 101 ले लेते हैं हम। एंड मुझे देखना है कि कौन से जो नंबर्स हैं वो कॉमन मल्टीपल्स हैं जो कि है टेबल 8 के अंदर और टेबल 12 के अंदर। तो इफ I when divided by 8 gives the remainder 0, यानी कि I को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो अगर वो रिमाइंडर 0 देता है, एंड का मतलब ये कंडीशन तो सच होनी ही चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर I को हम डिवाइड करते हैं 12 से और तब भी वो रिमाइंडर देता है 0, तो इस कंडीशन के अंदर हमें प्रिंट करा देना है उस आई को, यानी कि हम और नंबर्स नहीं प्रिंट करा रहे हैं, हम सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे हैं 8 और 12 के यहाँ पे। तो 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए हमने एक स्पेशल कंडीशन दे दी है कि अगर वो 8 के टेबल में आता है, यानी कि 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 देता है, तो वो 8 का मल्टीपल है। और साथ में हमें एक और हमने एंड यहाँ पे यूज किया है। एंड का मतलब क्या है कि ये पहली कंडीशन तो सही होनी ही चाहिए, दूसरी कंडीशन जो है हमारी कि आई को जब हम डिवाइड करते हैं 12 से तो अगर वो भी रिमाइंडर 0 आता है तो ये वाला जो नंबर है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। किस रेंज के बीच में, 1 से लेके 100 की रेंज के बीच में। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर्स आ गए हैं जो कि है 24, 48, 72, 96। तो ये चारों नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि कॉमन मल्टीपल्स हैं, जो कि 8 की टेबल में भी आता है प्लस 12 की टेबल में भी आता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया और एक स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड की है। गाइज ये सिर्फ फॉर लूप तक सीमित नहीं है, अगर हम चाहें तो वाइल लूप के साथ भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। पता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल ले लिया n इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे लगा रहे हैं वाइल n इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 10 की n जब तक छोटा है 10 के या बराबर है 10 के तब तक हमें प्रिंट कराना है n को। तो गाइज यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन भी हम दे देते हैं कि जो हमने पहले ली थी कि प्लेलिस्ट वाली कि इफ n इज इक्वल्स टू 3, उस कंडीशन में हम प्रिंट करा देंगे ऐड दिस टू फेवरेट्स और इसको क्लोज करेंगे। एल्स प्रिंट n तो होना ही है और n का जो इंक्रीमेंट है वो +1 से होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं n प्लस इज इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं। और अगर मैं इसको रन कराती हूँ यहाँ पे तो वापस से हमारे पास सेम आउटपुट आ गया है 1, 2 और यहाँ पे 3 की जगह आ गया है ऐड दिस टू फेवरेट्स, एंड बाकी के सारे आउटपुट जो है, बाकी के सारे नंबर जो है वो हमारे पास आ गए हैं आउटपुट के अंदर। तो गाइस यही होता है लूप्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ ऐड करना। ये हमारे प्रोग्राम को मोर इफेक्टिव बनाता है। अगर कोई हमें स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करनी है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल करवाता है। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होते क्या है। तो ब्रेक, सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया जाता है जब भी हमें कोई भी चीज स्किप करनी हो। हमें हमारे लूप चला रहे हैं और लूप के अंदर हमें कोई भी चीज स्किप करनी है। मान लीजिए हमने अगर 1 to 10 नंबर डाल दिए और मुझे स्किप करना है नंबर 5, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट का। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें अलाउ करता है कि कोई भी कंडीशन को स्किप करने के लिए। सिमिलरली ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है ये ब्रेक कर देता है लूप को। तो अगर हम कोई लूप का यूज कर रहे हैं और उसके बीच में हमने कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है कि इस वाली कंडीशन अगर आती है तो यहाँ पे हमें लूप को ब्रेक कर देना है, यानी कि आगे उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का।
कंटिन्यूस स्टेटमेंट सिर्फ स्किप करता है, आगे के पार्ट को कंटिन्यू करता जाता है, पर ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक पूरी तरीके से लूप को तोड़ देता है, उसके आगे जो है हमारा लूप एग्जीक्यूट ही नहीं करता है, वहीं पे हमारा जो लूप है वहीं पे स्टॉप हो जाता है, उसके बाद का अगर कुछ पार्ट होता भी है तो वो नहीं एग्जीक्यूट करता है विद इन अ लूप। लूप के बाहर अगर कुछ होता है तो यस वो एग्जीक्यूट करेगा, बट लूप के अंदर का जो पार्ट है वो स्टॉप कर देगा। गाइस ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों ही यूज किए जाते हैं विद लूप्स। अगर आप सिर्फ इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ नहीं यूज कर सकते, अगर सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट है तब भी यहाँ पे यूज नहीं होगा ब्रेक एंड कंटिन्यू, बट अगर वहां पे लूप है तो लूप के साथ ही ये यूज होगा विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो एक बार आप इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो गाइस हम वही एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेलिस्ट है जिसमें 10 गाने हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि फॉर आई इन रेंज 1,11 हो हमारे पास। अब ऐसा होता है कि अब मान लीजिए आप रोड ट्रिप पे हैं, आपके पास 10 गाने प्लेलिस्ट में, आप ही गाने बजा रहे हैं गाड़ी के अंदर, और आपका कोई फ्रेंड है वो बोल देता है कि जो 5 वाला गाना है, नंबर 5 पे जो सॉन्ग है वो उसे नहीं पसंद है, तो वो आप उसको स्किप कराना है। तो स्किप कराने का यहाँ पे क्या तरीका है, यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे कि इफ आई जो है जो काउंट कर रहा है हमारा 1 से 10, यानी कि आई जो है वही हमारा आइट्रेट कर रहा है, वही हमारा काउंट कर रहा है 1 से 10। तो अगर आई की जो वैल्यू है वो अगर हो जाती है नंबर 5, तो उस केस में हम लिख देंगे कंटिन्यू यहाँ पे इसके अंदर, एल्स हम क्या प्रिंट कराएंगे, आई। तो आई तो हमें प्रिंट कराना ही है, पर हमें यहाँ पे क्या कंडीशन देनी है कि अगर आई जो है, आई की जो वैल्यू है वो नंबर 5 आ जाती है, वहां पे हमें उसको स्किप कर देना है, मतलब 5 नंबर वो लिखेगा ही नहीं, सीधा आगे बढ़ जाएगा 1 2 3 4 देन 6 7 8 9 10। एक बार देख लेते हैं इसका यूज पाइथन में विद द हेल्प ऑफ सेम एग्जाम्पल। सो गाइज अगर मैं यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लेती हूँ कि फॉर आई इन रेंज 1,11 एंड मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि मुझे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है, नंबर 5 को स्किप कराना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इफ आई इज इक्वल्स टू 5 इन दैट कंडीशन हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू मतलब कि हमें स्किप कर देना है, अगर जो हमारा नंबर है वो नंबर 5 है तब तो हमें स्किप कर देना है, अगर उसके अलावा कोई भी नंबर है, यानी कि एल्स का मतलब 5 के अलावा कोई भी अगर यहाँ पे नंबर है उस केस में हमें उस नंबर को प्रिंट करा देना है, यानी कि हमें हमारा गाना बजाना है। तो इसको अगर मैं रन कराती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 तक है, 4 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे 6 आ गया है, 5 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 5 के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि इफ आई इज इक्वल टू 5, यानी कि आई की वैल्यू अगर 5 है तो वहां पे हम कंटिन्यू यूज करके उसको करा देंगे स्किप। तो ये होता है कंटिन्यू का यूज यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम बात करें ब्रेक की, ब्रेक का काम क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ब्रेक के लिए गाइज अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेरे पास सेम प्लेलिस्ट है, 1 से 10 तक गाने हैं, अब मेरे फ्रेंड ने बोल दिया कि 7 के बाद के कोई भी गाने मुझे नहीं पसंद, नंबर 7 और 7 के बाद के कोई भी गाने उसे नहीं पसंद, तो क्या करेंगे, हम वापस से रेंज तो हमने 1 to 11 ले ही रखी है, और यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे कि इफ आई इज इक्वल टू 7, अगर आई की जो वैल्यू 7 आ जाती है तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे इस लूप को, यानी कि वहीं पे ये लूप जो है वो टूट जाएगा और उसके बाद आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक 7 नहीं आया है तब तक तो वो लूप चलता रहेगा, जैसे ही 7 आता है वहीं पे ये ब्रेक हो जाएगा। तो एक बार इसका यूज पाइथन के अंदर भी देख लेते हैं। तो सेम एग्जाम्पल में यहाँ पे लेने वाली हूँ कि प्लेलिस्ट हमारी 1 to 10 सॉन्ग्स की है, तो यहाँ पे 1 to 11 हमने रेंज ले रखी है, एंड इफ आई इज इक्वल टू 7, यानी कि आई की वैल्यू जब 7 होती है, यानी कि 7 और 7 के बाद के गाने हमें नहीं पसंद है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 7 आते ही ब्रेक कर दे, नहीं तो आई तो प्रिंट करना है ही सही जब तक 7 नहीं आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको रन कराती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आता है 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 आना चाहिए था, बट 7 पे हमने कंडीशन दे दी कि 7 आते ही हमें ब्रेक करा देना है, मतलब आगे का जो लूप है वो एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और प्रिंट किया होता, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा होता प्रिंट थैंक यू, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये यहाँ तक रन करता और उसके बाद सीधा बाहर निकल जाता लूप से और प्रिंट करा देता थैंक यू। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू गाइस। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, देन WS CubeTech आपके लिए लेके आया है अ कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, जहां पे हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ एक्सेल एंड मूविंग टुवर्ड्स SQL एंड लास्टली विजुअलाइज करेंगे विद Power BI एंड Tableau. Acha, not just this. If you want to stand out in the market, you should also know basics of programming, and the course packed
पैक्ड है विद लॉट्स ऑफ क्विजेस, चीट शीट्स, असाइनमेंट्स along with more than projects which are built on different domains. तो हम सीखेंगे कैसे हम अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर अप्लाई कर सके. सो अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, सो इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोशर अटैच मिलेगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की कि लूप्स के हम अपने सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं. चारों तरीके के लूप्स हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम फॉर लूप विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स भी पढ़ चुके हैं. अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्योंकि अगर आपके मन में कोई डाउट होगा अभी भी इन कुछ लूप्स को लेके, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स एनलिस्ट की हुई है, एक एक करके एक बार इन प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं. सबसे पहली प्रॉब्लम है टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स अप टू 50. यानी कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं 50 तक के, उनका हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है. तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं. तो गाइस जैसे कि यहाँ पे बात हुई है 1 to 50 नंबर्स की, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये 1 to 50 देख के हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे रेंज दे दी गई है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक रेंज चाहिए. और रेंज हमारे पास किस में आती है, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर. तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, फॉर लूप का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे कि फॉर आई इन रेंज 1,51 तक के हमें यहाँ पे किस चीज का सम निकालना है, इवन नंबर्स का, राइट. तो 1 to 51 हमने यहाँ पे लिखा. क्यों 51 यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा फॉर लूप कहता है कि जो लास्ट एलिमेंट है उसका +1 हम लिखे, तब जाके हमें वो जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे गेट होगा. तो यहाँ पे हम 51 लिखेंगे. उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है सम किसका, इवन नंबर्स का. तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम कि सम जो है इनिशियली 0 है. तो इसमें क्या होगा, सम में हर बार जो है हमारी जो वैल्यू है इवन नंबर की वो यहाँ पे ऐड होती जाएगी. अच्छा, इवन नंबर है तो अगर 1 से स्टार्ट करने की जगह हम 0 से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि फिर जो वैल्यूज़ है वो ऑड में चली जाएंगी. तो 1 to 51 हमने यहाँ पे लिखा. उसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम मिलता जाए. तो इवन नंबर्स लाने के लिए हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे कि इफ़ आई जो हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर ये लूप चल रहा है, आई जो ये लूप के सारे एलिमेंट्स को कैरी कर रहा है, इस आई के लिए हम चेक करेंगे कि इफ आई व्हेन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आई को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर वो हमें रिमाइंडर देता है 0, तो उस केस में क्या होगा, सम के अंदर ये जो हमारा सम है जो 0 है इसके अंदर हमारा आई जुड़ता जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम मान लें कि हमारा जो आई है वो नंबर 3 है, तो 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वो रिमाइंडर नहीं देगा 0, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 तो हमारा ऐड नहीं होगा. बट वहीं उसी टाइम पे 4 होगा अगर हमारे पास, तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है. तो 4 क्या होएगा कि हमारे सम जो है उसके अंदर ऐड हो जाएगा. फिर उसके बाद 5 के लिए चेक करेगा तो 5 नहीं ऐड होगा. फिर 6 के लिए चेक करेगा तो 6 ऐड हो जाएगा. 7 के लिए करेगा नहीं होगा. 8 के लिए चेक करेगा हो जाएगा. ऐसे करते करते हम ये अप टू 50 नंबर्स यहाँ पे चेक करने वाले हैं. एंड 50 नंबर तक ये लूप यहाँ पे चलेगा. जैसे ही 50th नंबर आता है वैसे ही हमारा जो लूप है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा एंड हमारे पास सम जो है वो आ जाएगा अप टू 50 नंबर्स. एंड लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा के हमारा जो सम है उसके अंदर पास करवा सकते हैं. तो एक बार इसी का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइचार्म. तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू लिखनी है 0. फॉर लूप लगाना है कि फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या है हमारी, रेंज होगी 1 to 50 नंबर्स. तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,51 कॉलन. अब इसमें हमें क्या चेक करना है, 1 to 51 तो हमारा ये लूप आइटरेट होगा ही सही. इसके अंदर हमें चेक करना है कि इफ आई जो हमारा आई जो है जो हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पे कैरी कर रहा है हर बार की, इफ आई व्हेन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स द रिमाइंडर 0, यानी कि अगर आई को हम 2 से डिवाइड करें और हमारे पास 0 रिमाइंडर आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सम के अंदर क्या करेंगे, सम के अंदर हम प्लस करा देंगे किसको, आई को. कि हर सम प्लस इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे क्यों यूज कर रही हूँ कि प्लस इज इक्वल टू का मतलब है कि अगर पहले हम मान लीजिए कि हमारे पास सम है 10, अब 10 के अंदर नेक्स्ट नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 8, तो 10 के अंदर हमें 8 ऐड कराना है. तो प्रीवियस वाला जो सम है यानी कि 10 है इसके अंदर अब हमें ऐड कराना है 8, तो प्लस इज इक्वल टू को यहाँ पे यूज होगा कि 10 जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग सम है उसके अंदर नया वैल्यू लानी है और तो अब वो 18 हो जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो उसके अंदर ऐड होती जाएगी.
तो इस तरह से यहाँ पे ये ऐड होना है। ऐड होने के बाद हमें यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है कि हमारा जो सम है वो क्या है, हमें लास्ट में हम लूप के जब बाहर आ जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे दैट द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स अप टू 50 आर, और आर नहीं इज लिखेंगे हम, एंड यहाँ पे आ जाएगा सम। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं रन करके देखती हूँ इसे, तो सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स अप टू 50 इज मुझे यहाँ पे 650 दिखा रहा है। अगर आप चेक भी करेंगे तो ये करेक्ट आंसर है कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनका सम 650 होता है अप टू 50 नंबर्स। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राइट अ प्रोग्राम टू राइट फर्स्ट 20 नंबर्स एंड दियर स्क्वायर्ड नंबर्स। तो स्टार्टिंग के 20 नंबर्स हमें लिखने हैं, यानी कि रेंज जो हो गई वो हमारी होगी 1 to 20, और 1 to 20 के नंबर्स के साथ साथ हमें क्या लिखना है, उनके सामने उनका स्क्वायर्ड नंबर लिखना है। तो एक बार इसे भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर फॉर लूप लगा के हमें क्या करना है कि फॉर आई इन रेंज हमने लगा दिया 1,21, क्योंकि 20 तक जाना है तो हम यहाँ पे 21 लगाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्रिंट कराना है क्या कि हमें एक तो चाहिए आई, यानी कि सारे नंबर जो है 1 2 3 4 अप टू 20 नंबर्स, ये तो चाहिए ही सही, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इनका स्क्वायर चाहिए। यानी कि ये जो आई है, अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आई का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आई स्टार स्टार 2 भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई मल्टीप्लाई बाय आई। तो जो आप चाहें वहाँ वो यहाँ पे लिख सकते हैं एज ए स्क्वायर। बस यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्क्वायर्ड नंबर लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई भी आ जाएगा, साथ में हमारा स्क्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो एक बार इसको भी करके हम देख लेते हैं। सो फॉर आई इन रेंज 1,21 हमें प्रिंट कराना है क्या, एक तो आई तो हमें प्रिंट ही कराना है, प्लस आई स्क्वायर हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो आई स्क्वायर के लिए हम चाहें तो आई और एक्सपोनेंशिएशन लगा के 2 लिख सकते हैं, या फिर आई मल्टीप्लाई बाय आई भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक बार इसको रन करा लेते हैं। तो रन कराने के बाद आउटपुट कुछ इस तरह आएगा कि 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरह से हमें अप टू 20 सारे स्क्वायर्ड नंबर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैं इन दोनों क्वेश्चन को एक बार कमेंट्स में ऐड कर देती हूँ ताकि हम आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का हमें यहाँ पे सम निकालना है यूजिंग कौन सा लूप, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप हमारा यहाँ क्या कहता है कि व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक हमारा कोई भी कंडीशन, कोई भी हमारी गिवन कंडीशन है वो यहाँ पे फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक हमारा यहाँ पे व्हाइल लूप जो है एग्जीक्यूट करता है। तो इसी व्हाइल लूप को हम यहाँ पे यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम निकालेंगे किसका, फर्स्ट 10 जो है हमारे ऑड नंबर्स का। तो सम निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर वैल्यू लगा देते हैं 0। और वाइल के अंदर हमें यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी है कि वाइल एक कोई भी यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं कि n जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है। सो वाइल n इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 20, तो 20 तक में हमारे सारे आई गेस 10 जो ऑड नंबर्स है वो आ जाएंगे, यानी कि 1 3 5 9 7, एंड उसके बाद 11 13 15 17 एंड 19। तो ये 10 ऑड नंबर्स जो है हमारे फर्स्ट 10 जो ऑड नंबर्स है वो 20 से पहले पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो लूप है ये हमें कब तक चलाना है, जब तक n की जो वैल्यू है वो 20 से कम है। जब तक जो n की वैल्यू है वो 20 से कम है तब तक हमें ये लूप चलाना है। और उसके बाद क्या ऐड कराना है यहाँ पे, कंडीशन देके कि इफ हमारा जो ये n नंबर है इसको अगर हम डिवाइड करें 2 से, अगर ये रिमाइंडर नहीं देता है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं देता है उस केस में हमें सम में ऐड करना है। तो हमने जब इवन नंबर की बात करी थी यहाँ पे, तो इवन नंबर में था कि कोई भी नंबर जब 2 से डिवाइड करें तब वो रिमाइंडर 0 दे तो वो इवन नंबर है। वहीं एट द सेम टाइम कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करे और वो रिमाइंडर 0 ना दे तब जाके वो क्या है, वो एक ऑड नंबर है। तो हमें सम के अंदर क्या करना है, इस n को ऐड करा देना है कि प्लस इज इक्वल टू लगा के मैं यहाँ पे n को ऐड करा दूंगी। n का इंक्रीमेंट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि n जो है हर बार इंक्रीज होगा प्लस इज इक्वल टू 1 से। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज सम। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह दिखेगा, दैट द सम ऑफ ऑल द 10 नंबर्स
ऑल द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज 100। यहाँ पे ये कैसे किया है, एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमने सम लिखा जो 0 था, एक वेरिएबल बनाया जो कि 0 से स्टार्ट होने वाला था, यानी कि जो हमारा इटरेशन करेगा बेसिकली, वाइल n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 20, यानी कि n की वैल्यू जो 0 है जब तक 20 से कम है। 20 से कम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जितने भी फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स है वो 20 तक की रेंज में हमारे पास आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n जो है हमारा जब तक वो छोटा या उसके बराबर है 20 के बराबर, तब तक हमें ये लूप चलाना है। और इस लूप के अंदर क्या कंडीशन है कि अगर जो हमारा n है, n जो इंक्रीज हो रहा है हर बार एक नंबर से, यानी कि 0 है तो फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो n जो हमारा ऐसे इंक्रीज हो रहा है कि अगर ये जो n है इसको अगर हमने डिवाइड कराया है 2 से और वो रिमाइंडर नहीं दे रहा है 0, उस केस में हम इसको सम के अंदर ऐड करते जाएंगे। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट लगा के और हमारी सम के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट पास कर देंगे, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज, एंड हमारा जो सम वेरिएबल है हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो इससे हमें हमारा जो आउटपुट है दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज 100 वो यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एंड 20 अप टू 100 नंबर्स। तो अप टू 100 नंबर्स मिलते ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक रेंज आ चुकी है कि अप टू 100 नंबर्स की हमारे पास एक रेंज है, और हमें क्या चेक करना है कि कोई भी नंबर जो है वो 8 और 12 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर लूप पे हमें रेंज लेनी है कि फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे एक रेंज ले लेंगे, रेंज कितनी 1 to 100 नंबर्स की, तो 100 के लिए हम यहाँ पे 101 लिखेंगे। एंड उसके अंदर हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारा कोई भी नंबर है तो वो जो है वो 8 से डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि अगर जो नंबर है कि अगर आई जो है उसको हम डिवाइड करें 8 से और वो रिमाइंडर दे हमें 0, एंड एट द सेम टाइम अगर हम आई को डिवाइड करें 12 से वो भी हमें रिमाइंडर दे 0, उस केस में हमें वो नंबर गेट कराना है, यानी कि उस केस में हमें वो नंबर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू होने के लिए हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। हमारा एंड ऑपरेटर कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है, दोनों जो गिवन स्टेटमेंट्स है ये ट्रू हो तभी हमारा एंड जो है वो यहाँ पे वर्क करता है। तो एंड को हम यहाँ पे इसी तरह से वर्क कराएंगे। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूं फॉर आई इन रेंज 1, 100 कॉलन, और हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि इफ हमारा जो आई है उसको जब हमने डिवाइड किया 8 से अगर वो रिमाइंडर दे रहा है 0, एंड एट द सेम टाइम हमारा जो आई है व्हेन हमने उसको डिवाइड किया 12 से तो वो रिमाइंडर दे रहा है 0, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें प्रिंट कराना है आई को। तो आई कब प्रिंट होगा, जब आई को डिवाइड किया 8 से और वो रिमाइंडर दे रहा है 0, एंड आई को डिवाइड किया 12 से वो रिमाइंडर दे रहा है 0, यानी कि दोनों जो है डिविजिबल होने चाहिए, जो भी नंबर है 1 to 100 के अंदर वो डिविजिबल होने चाहिए बोथ 8 एंड 12 से। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसको मैं अगर रन करा के देखती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 4 आउटपुट्स आते हैं, 24, 48, 72 एंड 96। ये चारों ऐसे नंबर हैं जो कि 8 और 12 दोनों से ही डिविजिबल हैं, यानी कि अगर इनको हम 8 से डिवाइड करें या 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। लास्टली अब हम बात कर लेते हैं राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ बिलिंग सिस्टम एट सुपरमार्केट। तो अब ये देख लेते हैं कि बिलिंग सिस्टम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्या, यहाँ पे हम यहाँ पे वाइल लूप और नेस्टेड लूप का यूज करने वाले हैं, वाइल ट्रू एंड नेस्टेड लूप का यूज करने वाले हैं बेसिकली। तो आइए देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। एक बार इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे पाइचार्म के अंदर लिख लेंगे। तो ये समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो अगर सुपरमार्केट में है तो सुपरमार्केट में पूरे दिन काम होता है, तो पूरे दिन काम होगा तो वाइल ट्रू का हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाइल ट्रू ले लेते हैं। वाइल ट्रू किस लिए, क्योंकि वाइल ट्रू यहाँ पे तब यूज होगा जब यहाँ पे मल्टीपल काम हो रहा है, बार बार कोई काम हो रहा है एंड उसको हमें रोकना है, तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज लगाएंगे। तो पूरे दिन अगर काम होने वाला है सुपरमार्केट के अंदर तो यहाँ पे वाइल ट्रू का स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। वाइल ट्रू के अंदर हम क्या क्या चीजें रखेंगे, सबसे पहले तो हम कस्टमर, जैसे हमारा रो में कोई क्यू में कस्टमर खड़ा हुआ है तो सबसे पहले उससे क्या पूछेंगे, उसका नेम पूछेंगे। तो नेम पूछ लिया, नेम के लिए हमने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। वहीं एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे क्या रखा, एक टोटल रख लिया जो कैलकुलेट करेगा क्या चीज की हमारा जो टोटल होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर हम रख देंगे 0, टोटल नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, इसके अंदर लग देंगे 0 की 0 तो हर मतलब 0 क्या है, इनिशियली जो हमारा जो टोटल अमाउंट है बेसिकली वो 0 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और मैं यहाँ पे वाइल ट्रू लगाऊंगी।
और उसके अंदर मैं चीजें पूछूंगी क्या, उसके अंदर मुझे चीजें पूछनी है कि हमारा जो मतलब जो पर्सन है उसने क्या क्या खरीदा है एंड कितना कॉस्ट में खरीदा है, मतलब क्या आइटम खरीदा है एंड कितने कॉस्ट में खरीदा है। तो आइटम तो यहाँ पे लिखने का मतलब नहीं, वो हमारे प्रोग्राम को काफी लेंदी बना देगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्वांटिटी एंड अमाउंट पूछ सकते हैं। तो क्वांटिटी के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में खरीदा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे कि सपोज यहाँ पे दो चीजें कुछ खरीदी गई हैं और अमाउंट यानी कि उन दो चीजों का, उन दोनों में से एक का अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे अगर इसके लिए भी हम इनपुट ले लेंगे कि मान लीजिए अगर दो चीजें खरीदी गई है और उसमें से एक का अमाउंट 100 है तो ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टोटल कैसे लगाएंगे, टोटल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्लस इज इक्वल टू, यानी कि हर बार टोटल में क्या होगा ये अमाउंट और क्वांटिटी ऐड होते जाएंगे। तो प्लस इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल प्लस इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, अभी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी हो गया। अब इसके बाद हम क्या पूछेंगे यूजर से रिपीट करने का कि भाई मतलब एक चीज तुमने खरीद ली, वो थी 100 रुपए की और तुमने वो दो खरीदी, बट अब तुम्हें और भी चीजें अगर खरीदनी है तो रिपीट करने के लिए हम क्या लेंगे इनपुट लेंगे एंड पूछेंगे कि कोई भी चीज रिपीट करनी है या नहीं, और अगर रिपीट नहीं करनी है तो उसके बाद हम करा देंगे ब्रेक। मतलब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर रिपीट करना है तब तो यस एंड नो लिखा तो ब्रेक करा देंगे, राइट। ब्रेक कराने के बाद हमारा नेक्स्ट मोटिव यहाँ पे क्या है, ब्रेक कराने के बाद हमारा नेक्स्ट मोटिव है यहाँ पे कि हम इस लूप से तो निकल गए। अब बाहर वाला जो लूप है हमारा, बाहर वाले लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कस्टमर का बिल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा बिल प्रिंटिंग होगी कि इस चीज से तो निकल गए। मेन अमाउंट, मेन चीज जो हमारी यहाँ पे थी वो था कि क्वांटिटी एंड अमाउंट और टोटल कितना हो रहा था। एक बार हमने ये चीजें क्लियर कर ली, उसके बाद लास्ट में जब आप बिल भी देखते हैं हमारा तो पहले सब अमाउंट क्वांटिटी अमाउंट क्वांटिटी अमाउंट क्वांटिटी लिखा होता है और लास्ट में हमारा जो टोटल बिल है वो आता है। तो यहाँ पे बिल प्रिंट करा देंगे। तो बिल प्रिंटिंग यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि बिल प्रिंटिंग हमने करनी है। उसमें हम नेम लिख देंगे, टोटल अमाउंट लिख देंगे और लास्ट में एक रिपीट वन नाम से मैं एक और वेरिएबल बना लूंगी। वो क्या पूछेगा कि ये चीज तो आपने रिपीट कर लिया अमाउंट और क्वांटिटी के लिए। अब नेक्स्ट पर्सन पे अगर आपको जाना है यानी कि ये पूरा जो प्रोसीजर है इसी को रिपीट करना है दूसरे पर्सन के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, कंडीशन लगाएंगे एंड उसके बाद अगर नो होता है तो यहाँ पे ब्रेक करके पूरा ही जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, सबसे पहले वाइल ट्रू लिया है। वाइल ट्रू के अंदर हमने नाम पूछा है और टोटल को रखा है 0। उसके बाद वाइल ट्रू के अंदर हमने यहाँ पे क्वांटिटी अमाउंट यहाँ पे लिया है। उसके बाद टोटल से हमने क्या निकाला है कि टोटल प्लस इज इक्वल्स टू, यानी कि टोटल के अंदर हर बार क्या ऐड होता जाएगा अमाउंट और क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि टोटल 0 है तो अमाउंट टाइम्स क्वांटिटी यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 200। तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी 200। अब नेक्स्ट एक और कोई चीज खरीदी, वो एक ही खरीदी और वो 50 रुपए की है, तो 1 इंटू 50 हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो अब नया टोटल क्या हो गया 250 हो गया। ऐसे ही अगर वो बढ़ता जाएगा घटता जाएगा यहाँ पे, अगर ये लूप चलता जाएगा तो ये जो टोटल है वो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ता जाएगा। लास्टली रिपीट पूछा है कि अगर जो है आइटम्स और ऐड करने तो उसके लिए यहाँ पे रिपीट है। इससे अगर निकल जाएंगे कि भाई ठीक है मतलब आपके कार्ट में सामान खत्म हो चुके हैं, सारे सामान यहाँ पे आ चुके हैं, अब आपको क्या करना है बिल प्रिंट करना है। तो बिल प्रिंटिंग का प्रोसीजर क्या होगा कि आपका नाम वहां पे आएगा, टोटल अमाउंट वहां पे आ जाएगा और फिर उसके बाद कैशियर जो है नेक्स्ट पर्सन के ऊपर मूव कर जाएगा यहाँ पे हमारा रिपीट को यूज करते हुए। तो ये हो जाएगा हमारा सुपरमार्केट का बिलिंग सिस्टम। एक बार इसको पाई चार्म में हम लगा के देखते हैं तो शायद चीजें काफी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वाइल ट्रू से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वाइल ट्रू। वाइल ट्रू के अंदर हमें यहाँ पे क्या पूछना है, नेम के लिए यूजर इनपुट लेना है कि इनपुट एंटर। अब ये किस रिस्पेक्ट से बना रही हूँ मैं, ये कस्टमर के रिस्पेक्ट से नहीं बना रही हूँ मैं, ये हम कैशियर के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं कि कैशियर जो है ये सब कुछ काउंट कर रहा है। तो एंटर कस्टमर्स नेम, तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा एंटर कस्टमर्स नेम आ जाएगा हमारे पास। तो कस्टमर का नेम हमें ऐड करना है और टोटल नाम का एक वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू लिख देते हैं 0। उसके बाद हम यहाँ पे एक और वाइल ट्रू का लूप यूज करेंगे कि एक चीज और यहाँ पे लूप में घूमेगी कि वो क्या होगा हमारा प्रिंट करना है क्या अमाउंट एंड क्वांटिटी। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि प्रिंट एंटर द अमाउंट एंड क्वांटिटी। एंड उसके बाद अमाउंट के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ, अमाउंट इज इक्वल्स टू
अमाउंट को हम फ्लोट में ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ की जो वैल्यू है वो 10.99 या 11.99 आजकल कुछ इस तरह से अमाउंट जो है हमारे लिखे हुए रहते हैं, तो इस तरह से अगर लिखे हुए हों तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाए, तो इसलिए फ्लोट में ले लेते हैं एंटर अमाउंट। एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के लिए भी हम यहाँ पे फ्लोट लगा लेते हैं कि फ्लोट इनपुट एंटर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल के लिए हमें यहाँ पे लिखना है कि टोटल में हर बार क्या होगा, ये जो अमाउंट टाइम्स क्वांटिटी ये हर बार ऐड होता जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल प्लस इज इक्वल्स टू अमाउंट टाइम्स क्वांटिटी, यानी कि अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा क्वांटिटी से, और किस में ऐड होता जाएगा, टोटल के अंदर। एंड लास्टली रिपीट के लिए हम यहाँ पे पूछेंगे कि रिपीट कराना है अगर यही मेथड वापस, यानी कि एक सामान तो आ गया, अब एक सामान जो है वो उसका अमाउंट है 100 और वो 2 क्वांटिटी में है, वो तो आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट सामान जो है अगर वहां पे है तो उसके लिए हम यहाँ पे रिपीट का यूज करेंगे। तो इसी प्रोसीजर को रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है, हम उसके लिए इनपुट ले लेते हैं कि डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम्स क्वेश्चन मार्क्स, और आंसर दे यस स्लैश नो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि इफ जो रिपीट है इसका आंसर जो है अगर वो आ गया नो के अंदर, या फिर कैपिटल एन भी कोई लिख सकता है नो के लिए, तो यहाँ पे और भी लगा के लिख सकते हैं, और रिपीट इज इक्वल्स टू स्मॉल एन नो, यानी कि अगर किसी ने नो लिखा विद कैपिटल एन या फिर नो लिखा विद स्मॉल एन, तो उस केस में क्या होगा, ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके ये कहाँ आ जाएगा, ब्रेक होके अब ये नेक्स्ट वाइल ट्रू के लिए आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारा बिलिंग सिस्टम था। तो बिलिंग सिस्टम का हमें यहाँ पे क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट क्या क्या चीजें करानी है हमें, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स ऐड कर देती हूँ। टाइम्स 40 प्रिंट कराते हैं हम नेम, दैट नेम इज, जो हमारा वेरिएबल इनिशियली नेम था। टोटल अमाउंट यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, या फिर अमाउंट टू बी पेड, ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल, जो हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा जो टोटल वेरिएबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्रिंट करा देते हैं वापस से इन डैशेस को 40 टाइम्स। प्रिंट करा देती हूँ मैं कुछ अच्छा सा, जैसे हैप्पी शॉपिंग। एंड लास्टली हम यहाँ पे रिपीट 1 लगा देते हैं कि रिपीट 1 जो है वो क्या रिपीट करेगा कि नेक्स्ट कस्टमर पे आपको जाना है या नहीं। सो रिपीट 1 के लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं दैट इनपुट डू यू वांट टू गो टू नेक्स्ट कस्टमर क्वेश्चन मार्क, और इसके लिए हम लिखेंगे यस स्लैश नो, एंड इसको बंद कर देंगे यहाँ पे। लास्टली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इफ कंडीशन देके इस रिपीट को चेक कराने वाले हैं कि इफ रिपीट 1 इज इक्वल टू नो, या फिर रिपीट 1 इज इक्वल टू कैपिटल एन वाला नो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस लूप को हमें कर देना है ब्रेक। यहाँ पे मैं कॉलन और ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो बन के रेडी है। एक बार मैं इसको रन करा देती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो इसको एंटर कस्टमर नेम की हम बात करते हैं। सबसे पहला कस्टमर है जॉन। ओके, एंटर द अमाउंट एंड क्वांटिटी, मान लीजिए जॉन ने कोई चीज खरीदी है 100 रुपए की, एंड वो 2 चीजें उसने खरीदी। डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम्स, यस। वापस से पूछ रहा है एंटर द अमाउंट एंड क्वांटिटी, तो नेक्स्ट आइटम जो है वो 50 रुपए का है और उसने 3 ये चीजें खरीदी है। तो अभी फिलहाल के लिए हम टोटल लगाए तो 100 इंटू 2 हो गया हमारे पास, 250 इंटू 3 हो गया 150, तो ये कितना हो गया 200 प्लस 150 यानी कि 350। तो यहाँ पे अगर मैं नो लिख देती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा जॉन, अमाउंट टू बी पेड आ जाएगा 350, और नीचे लिखा आ जाएगा हैप्पी शॉपिंग। उसमें लिखा है, उसके बाद लिखा है डू यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट कस्टमर, सो यस और नो। अगर मैं यस करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा मांग गया एंटर कस्टमर्स नेम। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डैशेस का मैंने पैटर्न बनाया है कितना रियल लग रहा है, राइट, कि मतलब जैसे हमारे सुपरमार्केट के अंदर डैशेस होते हैं तो वैसे का वैसे ही यहाँ पे लग रहा है। तो ये चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंटर कस्टमर्स नेम, दोबारा कोई और कस्टमर का हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे लिली है, लिली ने कोई चीज खरीदी 300 की, 3 ही खरीदी एंड और उसके अलावा कुछ नहीं खरीदा, तो यहाँ पे लिली का अमाउंट आ जाएगा। और उसके बाद हमें नेक्स्ट कस्टमर पे जाना है, तो नेक्स्ट कस्टमर मान लीजिए कि पूरा दिन खत्म हो गया है, अब कोई नेक्स्ट कस्टमर ही नहीं है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे, तो यहीं पे हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे हमारी जो बिलिंग है सुपरमार्केट की वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कैसे वहाँ पे बिलिंग हो सकती है विद द हेल्प ऑफ क्या, नेस्टेड लूप्स का यहाँ पे यूज हुआ है। नेस्टेड लूप कैसे, क्योंकि लूप इनसाइड अ लूप, 2 लूप यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप,
और कौन सा लूप यूज हो रहा है, वाइल ट्रू का यहाँ पे बेसिकली यूज हो रहा है। तो वाइल ट्रू का यूज करते हुए हमने नेस्टेड लूप के अंदर ये पूरा जो प्रोग्राम है वो बनाया है। सिंपल सा मेथड है, पहले नेम के लिए पूछा, टोटल प्रिंट कराया, अमाउंट एंड क्वांटिटी, उसके बाद हमने उसको टोटल में ऐड कराया, रिपीट पूछा कि ये जो मेथड है दोबारा रिपीट करना है या नहीं। तो अगर नहीं करना है तो उसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करते ही हम यहाँ पे किस चीज पे आ जाएंगे, हमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे वाइल ट्रू जो है वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है वो इसी के अलाइनमेंट में चलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे हमारे बिल को एंड लास्टली पूछेंगे कि नेक्स्ट कस्टमर पे जाना है या नहीं। तो अगर नेक्स्ट कस्टमर पे जाना होगा तो ये वापस से पूरा जो लूप है यहाँ से एग्जीक्यूट कर देगा, और नहीं जाना होगा तो यहीं पे ब्रेक करके एंड हम यहाँ पे एंड हो जाएंगे। तो यहीं पे ब्रेक करके हमारा जो प्रोग्राम है वो यहीं पे एंड हो जाएगा। सो आई होप गाइस कि ये जो 5 क्वेश्चंस हमने करे हैं ये यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस की। सो स्टे कनेक्टेड गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस की रूप से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है जो कहता है टू गेट द फिबोनाची सीरीज अप टू 10 नंबर्स, यानी कि 10 नंबर्स तक की हमें फिबोनाची सीरीज लेके आनी है। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम का बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ पैलिंड्रोम ऑफ इंटीजर्स। पैलिंड्रोम ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड लास्टली हम बात करेंगे टू राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरिया कैलकुलेटर, यानी कि एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट शेप्स का यहाँ पे। सो ये 4 तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले फिबोनाची सीरीज के बारे में बात करें कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। तो फिबोनाची सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हमारा जो थर्ड एलिमेंट होता है वो प्रीसीडिंग 2 एलिमेंट्स का एडिशन होता है, यानी कि अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकेंड एलिमेंट 1 है, तो मतलब ये हमेशा डिफॉल्ट होता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है, सेकेंड एलिमेंट 1 होता है। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा, यानी कि 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 1 + 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 2 + 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 3 + 5 यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8, 8 + 5 यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13। सो इस तरह से हमारी जो फिबोनाची सीरीज है ये चलती है, और हमें क्या करना है अप टू 10 नंबर्स की यहाँ पे फिबोनाची जो सीरीज है इसे ऑब्टेन करना है। तो उसे ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं हम फिबोनाची सीरीज की। तो फिबोनाची सीरीज में जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है, सेकंड 1 होता है, उसके बाद थर्ड एलिमेंट जो होता है वो प्रीसीडिंग 2 नंबर्स का एडिशन होता है, देन नेक्स्ट एलिमेंट प्रीसीडिंग 2 नंबर्स का यहाँ पे एडिशन होता है। तो इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप का यूज करने से पहले एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर फिबोनाची सीरीज में किसी ने बोला है कि हमें 1 चाहिए, यानी कि 1 फिबोनाची सीरीज चाहिए, तो उसको हम प्रिंट करके क्या दे देंगे, हम उसको प्रिंट करके दे देंगे 1। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन यानी कि 1 से ज्यादा की अगर हमारे पास फिबोनाची सीरीज मांगी गई है, यानी कि हमारी वाली तो क्या है 10 कह रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फॉर लूप लगाएंगे कि फॉर आई इन रेंज। अब जैसे 1 तक की तो हमारे पास है, अब हमें क्या करना है 2 के लिए चाहिए यहाँ पे, कि मतलब स्टार्टिंग के 0,1 तो हमारे पास है, अब उसके बाद हमें 2 के लिए यहाँ से चाहिए, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी यहाँ पे। एंड उसके बाद हमें ये रेंज कहाँ तक चाहिए, हमारे नंबर्स तक, यानी कि 11 तक हमें यहाँ पे ये आइट्रेट कराना है। क्या चीज आइट्रेट करानी है यहाँ पे कि एक 2 वेरिएबल हम ले लेते हैं, एक की वैल्यू 0 रख देते हैं, बी की वैल्यू रख देते हैं 1 को। अब जो सी होगा हमारे पास वो क्या होगा, सी हो जाएगा हमारे पास a + b, और a बन जाएगा हमारा b, यानी कि a जो है a की वैल्यू क्या, अब नेक्स्ट जैसे ये 3 नंबर हैं तो इसमें तो a हो गया ये, b हो गया ये, और c हो गया इन दोनों का एडिशन। अब वापस नेक्स्ट 3 वैल्यूज के लिए क्या बन जाएगा, a जो है वो हो जाएगा ये, तो हमारा जो a है वो बन जाएगा b जो है वो बन जाएगा c, यानी कि b की वैल्यू चली जाएगी ये, एंड c क्या हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, यानी कि 1 + 1 का एडिशन। तो अब इन तीनों की हमारी यहाँ पे बात हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी फिबोनाची सीरीज वर्क करेगी। एक बार इसका हम फॉर लूप से रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास फिबोनाची सीरीज, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिबोनाची सीरीज के लिए। सो फिबोनाची सीरीज लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a = 0 कर लेते हैं एंड b = यहाँ पे 1 कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे या तो यूजर से इनपुट लेके भी नंबर ले सकती हूँ कि कितनी रेंज तक की मुझे फिबोनाची सीरीज चाहिए, या फिर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि
हमें 10 तक की फिबोनाची सीरीज यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, पहले प्रिंट कराएंगे किसको, ए को, देन प्रिंट कराएंगे बी को, उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे फॉर लूप की फॉर आई इन रेंज। तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट और 2 एलिमेंट्स तो मिल ही चुके हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए हमें क्या करना है, 2 से लेके 11 तक ये एलिमेंट्स जाने वाले हैं, क्योंकि 10 तक हमने जाना था तो यहाँ पे हम 11 लिखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सी जो है वो वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि इक्वल होगा किसके, ए प्लस बी के। तो ए प्लस बी को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ए है वो बराबर हो जाएगा बी के, यानी कि बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो ए क्या बन जाएगा अब 1, और बी जो है वो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यानी कि 0 + 1 1, तो बी भी क्या बन जाएगा 1 1, और 1 क्या हो जाएंगे अब नेक्स्ट वैल्यू, सी की वैल्यू हो जाएगी 2, उस तरह से। सो यहाँ पे b = हम c कर देते हैं। लास्टली प्रिंट कराना है किसको, c को। अब एक बार मैं इसको इतना सा रन कराती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह आ चुका है कि 0 + 1 तो 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 5 + 8 3 + 5 8 हो गया है, 8 + 5 यहाँ पे 13। तो इस तरह से हमारे पास 10 नंबर्स की फिबोनाची सीरीज यहाँ पे आ चुकी है। वहीं एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे हमें ये 11 नहीं दिया होता, मतलब यहाँ पे हमें नहीं दिया होता कि हमें अप टू 10 नंबर्स यहाँ पे ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक n नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें यूजर से इनपुट ले लेते हैं, उसमें लिखते हैं एंटर अ नंबर हियर। एंड उसके लिए अब हम क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए यूजर ने नंबर दे दिया 1, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन दे देंगे कि इफ n = 1, इन दैट कंडीशन अगर तो एक ही चाहिए तो इसके अंदर हमें क्या कराना है, प्रिंट करा देंगे हम 1 को, एल्स हम क्या करेंगे, हमारा ये जो वाला जो पार्ट है पूरा, इसको हम इसके अंदर शिफ्ट करा देंगे। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको रन कराती हूँ यहाँ पे, तो मैंने जैसे यहाँ पे 13 लिखा, मुझे 13 तक की फिबोनाची सीरीज नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे n तो लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे भी हम n लिख देते हैं। सो अब इसको अगर मैं रन कराऊंगी यहाँ पे एंड 13 लिखती हूँ, तो मुझे 13 तक की यहाँ पे फिबोनाची सीरीज जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो फिबोनाची सीरीज का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर जो है हमारा वो प्राइम है या नहीं। सो प्राइम चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो देख लेते हैं। सो प्राइम के लिए हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होते हैं, यानी कि वो या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद से होंगे। जैसे कि हमारे पास 3 हो गया, 3 जो है या तो 1 की टेबल में आता है या खुद की टेबल में आता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 11 हो गया या 37 हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे प्राइम नंबर के। तो अब प्राइम नंबर के लिए हम क्या लॉजिक यूज करेंगे, सबसे पहला लॉजिक तो ये है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये जो भी नंबर होगा इट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 1, एक लॉजिक तो ये होगा। दूसरी बात, दूसरा लॉजिक क्या कहेगा हमारा, अब हमें क्या चलाना होगा, फॉर लूप चलाना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास नंबर है 11, ठीक है, कि हमने पूछा है कि 11 को चेक करना है कि यदि ये प्राइम है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम यहाँ पे, तो हम उसके लिए यहाँ पे फॉर लूप चला देंगे कि फॉर आई इन रेंज। अब रेंज क्या होगी, 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए, इसलिए 2 से रेंज यहाँ पे स्टार्ट होगी, 1 से रेंज को नहीं स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या होगी कि अप टू 11, यानी कि 11 तक ये जाके चेक करेगा। या 11 से यहाँ पे क्या मतलब है, 10 लास्ट नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली यही नंबर लिखूंगी तो हमारा लास्ट नंबर यहाँ पे 10 होगा, कि 10 तक यहाँ पे चेक करेगा, यानी कि 2 के लिए चेक करेगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 6 7 8 9 10। क्या चीज चेक करेगा कि अगर जो हमारा नंबर है कि इफ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय आई गिव्स द रिमाइंडर 0, तो उस कंडीशन में वो है नॉट प्राइम। यहाँ पे इससे समझते हैं कि अगर नंबर है 11 को अगर मैंने डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास 0 रिमाइंडर नहीं आएगा, 3 से भी नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 10 किसी से भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो 0 रिमाइंडर है नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो हो जाएगा एल्स में जाके हमारे पास कि इट इज अ प्राइम नंबर। तो नॉट प्राइम का यहाँ पे क्या कंडीशन है हमारी कि अगर नॉट प्राइम में हमें लिखाना है कि अगर हमारा जो नंबर है उसको हमने डिवाइड किया आई से और वो रिमाइंडर दे रहा है 0, तो वो जो नंबर है वो प्राइम नहीं है। क्योंकि अगर वो रिमाइंडर जैसे यहाँ पे 10 होता तो 10 तो फर्स्ट 2 के साथ ही यहाँ पे रिमाइंडर दे देता मेरे को 0, तो ये क्या होता था, प्राइम, नॉट प्राइम हो जाता। तो एक बार इसको भी हम पाइचार्म के अंदर सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट में इसको ऐड कर देती हूँ, इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं किसके लिए हमें चेक करना है, इफ नंबर इज प्राइम
और नॉट। तो हमें चेक करना है कि हमारा जो भी गिवन नंबर है वो प्राइम है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर के लिए हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि नंबर इज इक्वल्स टू INT इनपुट, एंटर अ नंबर हियर। नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, हमें चेक करना है कि अगर ये प्राइम है या नहीं। तो प्राइम के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या बोली थी हमने कि हमारा जो नंबर है वो होना चाहिए 1 से बड़ा। तो इफ नंबर इज स्मॉलर देन 1, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1, इन दैट कंडीशन वो क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम। तो इफ क्या चीज, इफ हमारा जो नंबर है वो है स्मॉलर या इक्वल टू 1, तो हमारा क्या लिखा आ जाएगा कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है कि अगर उससे ज्यादा है तो यहाँ पे एल्स लगा देंगे। एल्स में क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे फॉर लूप लगाने वाले हैं कि फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या होगी हमारी 2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी हमारी नंबर तक कि जो भी हमारा नंबर है उस तक ये जाएगी। और यहाँ पे क्या चेक होगा कि इफ, यहाँ पे चेक होगा कि इफ नंबर व्हेन डिवाइडेड, यानी कि नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे i से, तो अगर वो हमें देता है रिमाइंडर 0, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, प्रिंट कराना है नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, एल्स प्रिंट कराना है क्या, इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और होगी कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगेगा, कहाँ लगेगा वो मैं आपको समझा देती हूँ अभी। तो पहले अगर मैं यहाँ पे 12 लिख देती हूँ और इसको एंटर कराती हूँ, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर करके इसने क्या लिख दिया लास्ट में, इट इज अ प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रेक स्टेटमेंट कि ब्रेक हो जाए कब, जब ये नंबर जो है वो यहाँ पे प्राइम नहीं है। तो अब दोबारा मैं इसको रन कराती हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखाती हूँ 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। वहीं सेम टाइम पे अगर हम इसको दोबारा रन कराते हैं एंड मैं 11 लिखती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज अ प्राइम नंबर। दोबारा रन कराते हैं कोई और नंबर में, जैसे 37 है, ये भी प्राइम नंबर है, इसको अगर चेक करते हैं तो ये भी इट इज अ प्राइम नंबर आ गया है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा कह रहा है कि नंबर इनपुट लेना है, एक कंडीशन लगानी है कि नंबर अगर 1 से कम है तो वो ऑलरेडी प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा जो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि सारे जो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, वो 1 के ऊपर होते हैं। सो 1 के नीचे वाले के लिए हमने दे दिया है कंडीशन यहाँ पे कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। एल्स अगर वो 1 से ज्यादा है तो उस केस में हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाना है फॉर आई इन रेंज 2 टू अप टू द नंबर, यानी कि 2 से ये रेंज स्टार्ट होगी क्योंकि सेकंड नंबर से यहाँ पे जाएगा, उसके बाद अप टू द नंबर, यानी कि जो भी हमारा नंबर है, अगर 10 नंबर है तो ये 10 तक जाएगा, 10 तक आइट्रेट करेगा और चेक करेगा क्या कि इफ जो हमारा नंबर है कि जैसे 10 है, 10 को अगर हमने डिवाइड किया 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 तक, अगर वो किसी में भी रिमाइंडर 0 दे रहा है तो वो नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, और 0 नहीं दे रहा है तो उस केस में क्या है, इट इज अ प्राइम नंबर। तो ये होता है हमारा प्राइम नंबर निकालने का कॉन्सेप्ट। आई होप ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम पैलिंड्रोम की तरफ, की सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी नंबर जो है पैलिंड्रोम होता है या नहीं होता है, वो कैसे चेक करना है। उससे पहले समझते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। सो पैलिंड्रोम नंबर्स यहाँ पे क्या होते हैं ना, पैलिंड्रोम इंटीजर्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 1 1, अब मैं इसको अपोजिट भी करूंगी तो भी ये 1 1 1 ही आएगा। कैसे भी मैं इसको देखूं, हर दोनों साइड से 1 1 1 आएगा तो भी ये 1 1 1 ही रहेगा। वही मैंने लिखा 1 3 1, इसको मैं अपोजिट भी करूं, यानी कि इस डायरेक्शन से भी देखूं तो भी ये 1 3 1 ही लिखाया जाएगा। 1 2 3 को अगर मैं करूं तो ये 3 2 1 बन जाएगा। तो ये नहीं है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर को अगर आप अपोजिट साइड से जाएं या स्टार्टिंग की साइड से जाएं, दोनों साइड से अगर आप उसको चेक करें तो वो वहां पे सेम ही हमें आउटपुट देगा। तो ये होते हैं हमारे पैलिंड्रोम नंबर्स। अब पैलिंड्रोम्स नंबर निकालने के लिए यहाँ पे बहुत ही एक थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, तो वो हम समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप हम यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर्स को निकालते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 333। तो 333 के लिए हमें यहाँ पे चेक करना है कि अगर ये पैलिंड्रोम है या नहीं। सो पैलिंड्रोम है या नहीं, इसके लिए हमें चेक करना है। ऐसे तो हमें पता पड़ रहा है कि पैलिंड्रोम है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे लूप लगा के, फाइल लूप लगाते हुए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो नंबर हमारे पास है ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम दो वेरिएबल्स के यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक तो है हमारा टेम्पररी वेरिएबल, कि टेम्पररी के अंदर हम क्या करेंगे, इस नंबर को स्टोर करके रख लेंगे, ताकि अगर जो हम ओरिजिनल वाला जो नंबर है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ भी करें तो उस पर कुछ असर ना आए, टेम्पररी के अंदर वो परमानेंटली स्टोर होके रहे।
तो उस टेम्पररी के अंदर हम क्या लिख के रखेंगे, 333 ऑलरेडी लिख के रखेंगे। और उसके अलावा हमें क्या चाहिए, रिवर्स चाहिए, क्योंकि हमें पैलिंड्रोम से हम रिवर्स निकालते हैं। तो रिवर्स के लिए हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे 0, कि रिवर्स यहाँ पे क्या है, 0। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, कि वाइल लूप लगाने वाले हैं। वाइल के लिए हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, कि वाइल जो भी हमारा नंबर है वो है ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होना है, तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कि वाइल जो भी हमारा नंबर है अगर वो है ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होना होगा। तो इसके लिए अब यहाँ पे लॉजिक का यूज किया जाता है। आप ये लॉजिक समझिए कि यहाँ पे क्या लॉजिक यूज करने वाली हूँ मैं। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी डिजिट नाम से। डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर मॉडस 10, यानी कि रिमाइंडर निकाला है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे हमारा 333 है, इसको अगर मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये 0 हटके मेरे पास यहाँ पे लास्ट की जो वैल्यू है वो ऑब्टेन हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3 टाइम्स इज 30 एंड वापस 33 एंड 3 टाइम्स इज 30। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि हमारी जो लास्ट की वैल्यू है वो यहाँ पे हमारी ऑप्टिन जाएगी। तो किसी भी नंबर को अदर देन वो नंबर्स जो हमारे 10 की टेबल में आते हैं, अगर उनको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें लास्ट की जो वैल्यू है वो ऑप्टिन जाएगी। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें 3 मिल जाएगा, यानी कि हम लास्ट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऑप्टेन करके ले आएंगे, राइट। अब डिजिट के अंदर क्या जा चुका है, डिजिट के अंदर जा चुका है यहाँ पे 3, तो ये क्या है हमारा डिजिट। नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, हमें रिवर्स को लेना है। तो रिवर्स को हम क्या करेंगे, रिवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और उसके अंदर ऐड कर देंगे इस डिजिट की वैल्यू। तो रिवर्स हमारे पास 0 है, तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास 0 आ गया, और लास्ट की वैल्यू रिवर्स के अंदर क्या हो गई, ऐड हो गई, यानी कि इसके अंदर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये 3 क्या हो जाएगा, अब रिवर्स के अंदर क्या ऑब्टेन हो चुका है, रिवर्स के अंदर अब 0 नहीं रहा है, अब रिवर्स के अंदर 3 आ चुका है। वहीं एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड है नंबर। नंबर को हमें क्या करना है, नंबर का फ्लोर डिवीजन निकालना है बाय 10। फ्लोर डिवीजन का मतलब यानी कि नंबर क्या है हमारे पास फिलहाल के लिए 333, इसका फ्लोर डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास 33 यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, नंबर। तो अब नेक्स्ट टाइम अब नंबर क्या हो चुका है हमारा, 33 हो चुका है। यहाँ पे फ्लोर डिवीजन से क्या होता है, लास्ट की जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आता है, 0.3 आता, फिर 0.3। तो फ्लोर डिवीजन से क्या होता है कि लास्ट की जो वैल्यूज है यहाँ पे, फ्लोर डिवीजन का कॉन्सेप्ट कहता है कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज है वो हट जाती है। तो अब नया नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, नया नंबर हमारे पास हो चुका है 33। अब वापस से ये वाइल इसके अंदर जाएगा और लास्ट की वैल्यू ऑब्टेन करेगा, तो हमारे पास फिर से 3 आ जाएगा और वो रिवर्स में चला जाएगा, यानी कि वापस से डिजिट जो है 3 के साथ रिवर्स क्या रहेगा, अब नेक्स्ट टाइम पे हमारा जो रिवर्स है वो 3 है। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, राइट। थर्ड वैल्यू कहती है कि नंबर जो है उसको 10 से फ्लोर डिवीजन करो, तो 33 का फ्लोर डिवीजन करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब वापस नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को वापस से हम मॉड्यूलस निकाल के यानी कि उसका रिमाइंडर निकालेंगे हमारे पास, तो फिर से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर उसमें डिजिट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 0 से भी कम हो जाएगी। तो ये लूप यहीं पे रुक जाएगा और लास्ट में हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 333 मिल जाएगा रिवर्स के अंदर। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ ये जो रिवर्स है, ये जो 333 हमें जो रिवर्स मिला है, अगर ये इक्वल है किसके, क्योंकि नंबर के साथ तो हम छेड़छाड़ कर चुके हैं तो नंबर को तो हम ले नहीं सकते, हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेम्पररी वेरिएबल को, कि अगर हमारा जो रिवर्स है वो टेम्पररी की इक्वल है तो उस कंडीशन में वो क्या है, पैलिंड्रोम है। एक बार दोबारा से मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है कि इनिशियली हमारे पास 333 एक नंबर है और कंडीशन क्या देनी है, जब तक नंबर जो है वो ज्यादा है किससे, 0 से, तब तक हमें क्या लॉजिक यहाँ पे लगाना है, हमें ये लॉजिक लगाना है कि हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है डिजिट, उसके अंदर हमें लिखना है नंबर डिवाइडेड बाय 10। नंबर डिवाइडेड बाय 10 से हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को ऑब्टेन कर लेंगे, यानी कि हमारे पास लास्ट डिजिट आ जाएगी 3। रिवर्स में हम क्या लिखेंगे, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट, हमारे पास रिवर्स के अंदर वैल्यू आ गई 3। नंबर इज इक्वल्स टू नंबर फ्लोर डिवीजन 10। नंबर क्या है हमारे पास 333, इसको फ्लोर डिवीजन किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 33 यहाँ पे। तो अब नया नंबर जो है वापस से जब लूप चलेगा तो नया नंबर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। उसको फिर से हम मॉड्यूलस लगाएंगे, फिर डिजिट से ऐड कराएंगे, उसके बाद नंबर से फ्लोर डिवीजन कराएंगे, फिर एक और बार चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक ये जो नंबर है ये कब ग्रेटर है 0 से, जैसे ही ये 0 से कम हो जाएगा
उस टाइम पे हम क्या चेक कराएंगे, जो टेम्पररी वेरिएबल के अंदर हमने नंबर रखा है ये, और जो रिवर्स है, अगर इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है तो फिर वो पैलिंड्रोम है, एल्स वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो एक बार इसको पाईचार्म के अंदर भी हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चेक फॉर पैलिंड्रोम। चेक करना है पैलिंड्रोम के लिए कि अगर हमारा जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो कैसे चेक करना है, सबसे पहले एक नंबर के लिए इनपुट ले लेते हैं कि नंबर इज इक्वल्स टू int इनपुट, एंटर अ नंबर हियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे लेने वाले हैं टेम्पररी वेरिएबल की टेम्पररी वेरिएबल इज इक्वल्स टू नंबर, कि इसको हमने स्टोर कर लिया, इस नंबर को हमने टेम्पररी के अंदर एक स्टोर कर लिया है, और एक रिवर्स नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसकी वैल्यू होगी 0। अब लगाएंगे वाइल लूप की वाइल जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन है 0, तब तक ये जो लूप है ये चलता रहे। क्या चलता रहे कि सबसे पहले बनेगा एक वेरिएबल डिजिट, डिजिट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, हमें लास्ट वैल्यू जो है ऑब्टेन करनी है। तो नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं 10 से तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है उससे हमें लास्ट डिजिट जो है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद रिवर्स में हमें क्या करना है, रिवर्स के अंदर हमें इस वैल्यू को स्टोर करना है। तो वैल्यू को कैसे स्टोर करेंगे, वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम रिवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और उसमें ऐड कर देंगे डिजिट को, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा डिजिट होगा वो आके ऐड हो जाएगा। और लास्टली हमें क्या करना है, नंबर के अंदर चेंजेस लाने के लिए नंबर को, अब नया नंबर हमें जो चाहिए क्योंकि 3 यहाँ से हट चुका है, तो अब लास्ट के जो 2 बचे हुए नंबर्स अगर हमें चाहिए ऑब्टेन करने तो उस 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो हम लाके रिवर्स में रख चुके हैं। तो उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर को फ्लोर डिवीजन करवाएंगे 10 से, एंड ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो नंबर है वो है ग्रेटर देन 0। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी कि इफ जो हमारा रिवर्स है वो इक्वल है टेम्पररी वेरिएबल के, यानी कि टेम्पररी के अंदर तो हमने जो नंबर की वैल्यू स्टोर की हुई थी उसके इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इट इज पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट करेंगे इट इज नॉट पैलिंड्रोम। तो एक बार मैं इसको रन करा देती हूँ, हम देख लेते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आ रहा है। तो एंटर अ नंबर, पहले मैं लिखाती हूँ 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए कह रहा है इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, जो कि हमें क्लियरली पता है। दोबारा इसको रन कराते हैं, देखते हैं, राइट अ नंबर 1 1 1, तो ये क्या है, इट इज पैलिंड्रोम। दोबारा रन कराती हूँ और कुछ ऐसा नंबर लिखाती हूँ जैसे 4 3 4, इसको अगर हम एंटर दबाएंगे तो इट इज पैलिंड्रोम। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये करेक्टली हमारा जो प्रोग्राम है वर्क कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए, बट आई होप यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। मूविंग अहेड, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा एरिया कैलकुलेटर का। तो एरिया कैलकुलेटर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कि कैसे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स का। तो एरिया कैलकुलेटर के लिए हमने पहले भी एरिया कैलकुलेटर किया हुआ है, बट उस टाइम पे क्या हुआ था, हमने यहाँ पे लूप्स का यूज नहीं किया था। तो हम क्या करते हैं, मैं यही पूरा का पूरा यहाँ पे कोड उठा लेती हूँ जो हमने पहले यहाँ पे किया हुआ था प्रॉब्लम सॉल्विंग की। किसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने की थी, ये हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो वही एरिया कैलकुलेटर में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एंड इसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके अंदर लूप का यूज करते हुए इसको मतलब दोबारा वर्क कराएंगे, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा था, एक ही बार अगर हम रन कर रहे हैं और हमें एक एरिया निकालना तो निकाल लिया, अब हमें अगर वो रिपीट करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेटर का कोड है हमारे पास, एक बार मैं इसको रन करके चेक कर लेती हूँ कि ये वर्क कर रहा है सही से या नहीं। तो अगर मैं 1 दबाती हूँ तो 1 हमारा स्क्वायर के लिए है, 2 इसकी लेंथ लग गई, तो यस ये हमें यहाँ पे वर्क करके दे रहा है। बट यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे वाइल ट्रू के अंदर इसको पूरा लिख देते हैं। एरिया कैलकुलेटर शुरू में तो दिखाई दिया, अब सब कुछ को क्या करते हैं, वाइल ट्रू के अंदर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कि हम जो है रिपीट करा सकते हैं। अब रिपीट इन सब चीजों को तो करा ही सकते हैं कि हमें जो है किसका एरिया निकालना है। चाहे तो हम इसके अंदर भी वाइल ट्रू एक लगा सकते हैं कि मैं यहाँ पे वाइल ट्रू लगाऊं एंड ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर दें। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या पूछूं, यहाँ पे मैं रिपीट के लिए पूछूं कि रिपीट करना है इनपुट डू यू वांट टू ट्राई अगेन विथ स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद इफ कंडीशन देनी है कि रिपीट जो हो जाता है हमारा नो, तो उस कंडीशन में हम कर देंगे इसे ब्रेक और चल पड़ेंगे नेक्स्ट के ऊपर। तो यही चीज जो है मैं सबके लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो ये मैंने सबके लिए यहाँ पे रिपीट कर दी। एक बार इनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ कि सेकेंड वाला जो था हमारा वो रेक्टेंगल के लिए था विद रेक्टेंगल, देन उसके बाद रेडियस हमारे पास सर्कल में आ जाता है, तो यहाँ पे सर्कल,
एंड लास्टली हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ट्रायंगल। ये हमने किया। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, ये तो हमारे इनर लूप्स हो गए, यानी कि इनर जो चल रहे हैं। अब इसके बाद इस लास्ट वाले को जो ये जो हमने स्टार्टिंग में एक लूप स्टार्ट किया है, इसके लिए हम एक ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिपीट 1 का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ और उसमें ले लेते हैं इनपुट कि डू यू वांट टू रिपीट द मेन्यू अगेन। एंड इफ हमारा उसका आंसर होता है नो, अगर रिपीट 1 जो है हमारा वो हो जाता है नो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ब्रेक करा देंगे। सो अब इसको अगर मैं एक बार यहाँ पे रन कराऊंगी तो आप देखेंगे कि क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं बेसिकली। तो इसने एरिया कैलकुलेटर के लिए मांगा है एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 4। यहाँ पे मैंने 1 मेंशन किया, एंटर द लेंथ ऑफ द साइड, तो मैंने 2 मेंशन करी और मुझे यहाँ पे मिल गया ये। डू यू वांट टू ट्राई अगेन विद स्क्वायर, तो मैं यस कर देती हूँ। एंड वापस से ये मुझे लेंथ मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 23 कर दी, तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर का एरिया मिल गया। अब मैं इसको नो करती हूँ। एंड डू यू वांट टू रिपीट द मेन्यू अगेन, इसके लिए मैं येस करती हूँ। तो दोबारा से मेरे पास पूरी चॉइसेस आ चुकी है कि प्रेस 1 टू गेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, 2 टू गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 3 फॉर सर्कल, 4 फॉर ट्राइंगल। तो दोबारा हम 4 को ले लेते हैं, बेस यहाँ पे 4 दे देती हूँ, हाइट यहाँ पे हम देते हैं 6, तो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। इसको अगर हम नो कर दें, मेन्यू को भी नो कर दे, तब जाके हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रुक रहा है। तो यहाँ पे लूप से हमारे पास क्या प्रॉफिट हो गया कि पहले तो हमारे पास एरिया कैलकुलेटर में हम एक ही बार एरिया निकाल पा रहे थे, बट यहाँ पे वाइल ट्रू की हेल्प से, यहाँ पे वाइल ट्रू प्लस नेस्टेड लूप्स की हेल्प से यहाँ पे क्या हो गया है कि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं। कहाँ पे मैंने ये वाइल ट्रू लगाया, एक तो इनिशियली जब यहाँ पे हमें पूरा मेन्यू शो करना है, ये एक वाइल ट्रू है, और दूसरे यहाँ पे इनर जो वाइल ट्रू के मिनी मिनी लूप्स हैं मैंने यहाँ पे लगाए हर चॉइस के अंदर, की चॉइस अगर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, तो उसके अंदर भी मैंने मिनी लूप्स लगाए हैं एंड प्लस उनको ब्रेक भी किया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन अमेजिंग ऑफर फॉर यू गाइस। सो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं, देन WS CubeTech आपके लिए लेके आया है अ कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा एनालिटिक्स, जहां पे हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ एक्सेल एंड मूविंग टुवर्ड्स SQL एंड लास्टली विजुअलाइज करेंगे विद पावर BI एंड Tableau. Acha, not just this. If you want to stand out in the market, you should also know basics of programming. And the course packed here with lots of quizzes, cheat sheets, assignments, along with more than projects which are built on different domains. तो हम सीखेंगे कैसे हम अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि आप डिफरेंट डोमेन्स के अंदर अप्लाई कर सके। सो अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, सो इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक ब्रोशर अटैच मिलेगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। So guys, इस पूरे मॉड्यूल में हमने पढ़ा लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या होते हैं, लूप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमने करी। आज एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम यहाँ पे लेने वाले हैं जो कि होने वाली है नेस्टेड लूप्स से। कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, कि नेस्टेड लूप्स की हेल्प से क्या होता है कि हमारे पास कुछ पैटर्न प्रॉब्लम्स आती है, तो विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप एंड फॉर लूप हम उन पैटर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही हम पैटर्न प्रॉब्लम्स देखेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहली पैटर्न प्रॉब्लम है ये वाली कि हमारे पास कुछ ऐसा तरीके का ट्राइंगुलर शेप में एक पैटर्न आया हुआ है, इस पैटर्न को हमें प्रिंट कराना है। अब इस पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए आपको एक सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी अगर आपको पैटर्न प्रॉब्लम सबसे पहली बात तो समझनी भी है, तो एक सिंपल सा लॉजिक समझना जरूरी है। वो सिंपल सा लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि जैसे कि हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स कंसिडर करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 1 1 1 1, ये तो हो गई नंबर ऑफ रोज। 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 कॉलम, यानी कि 5 रोज 5 कॉलम हो गए। 3 4 5, ये हो गए हमारे पास 5 रोज एंड 5 कॉलम। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक डायगोनल कट करना है और 4 को इसके अंदर ही लेना है, तो 4 को मैं यहाँ ले लेती हूँ। तो यहाँ पे एक डायगोनल कट करना है और इसी ट्राइंगल को हमें ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, सबसे पहले हमें समझना होगा इस बॉक्स को बनाना। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पाई चार्ट में जाती हूँ और यहाँ पे हमारे पास मैं लगाती हूँ कि फॉर आई इन रेंज, यानी कि सबसे पहले हम बात करें नंबर ऑफ रोज की, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमें 5 रोज चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 1 to 6 लिखूंगी और आगे लिख देती हूँ कि ये किसके लिए है, रोज के लिए है। एंड वही बात करते हैं फॉर जे इन रेंज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, ये भी हमें 5 ही चाहिए, तो इसके लिए भी हम 1 से लेके 6 तक चले जाते हैं एंड ये लगा देते हैं फॉर कॉलम्स।
यानी कि ये हमारे किसके लिए है, कॉलम्स के लिए है। ठीक है, प्रिंट कराना है किसको, प्रिंट कराते हैं हम जे को, कि जे को मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, और एंड इज इक्वल्स टू ओपन क्लोज कोटेशंस में लगा दूंगी ताकि यहाँ पे जो है इनके बीच में गैप आ जाए नेक्स्ट लाइन के अंदर, और मैं प्रिंट करा दूंगी यहाँ पे आई के लिए कुछ भी नहीं, एंड ताकि वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे चला जाए। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ चुका है। तो ये बॉक्स तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे ऑब्टेन हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, इसमें से हमें एक ट्राइंगल को कट करना है। ट्राइंगल कट करने का सिंपल सा मेथड है कि जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह का देखा था और इसके अंदर हमें कट करना था ट्राइंगल को। तो ट्राइंगल में आप देखेंगे नंबर ऑफ रोज जो है वो तो सेम ही है, यानी कि आई जो है वो तो इज इक्वल टू सेम ही रहेगा जो हमारा पहले था। बट यहाँ पे चेंजेस किसके आने वाले हैं, जे के। जे होगा यहाँ पे क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, जे के हर बार क्या है, जे के अंदर एक कॉलम इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि आई अगर पहले 1 है तो नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, देन 4। तो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, जैसे रोज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है कि 1 2 3 4 5 5 रोज यहाँ पे ऐसे बन रही है। इसी तरह से यहाँ पे ये इंक्रीज होता रह रहा है, यानी कि इंक्रीमेंट किससे हो रहा है, आई से हो रहा है। यानी जितनी नंबर ऑफ रोज है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि रो है पहली तो उसमें एक ही एलिमेंट है, रो है दूसरी तो उसमें 1 और 2 दो कॉलम्स है, रो है तीसरी तो उसमें 1 2 और 3 तीन कॉलम्स है। इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। तो हम आई से इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे, कि अगर मैं पाई चार्म में यहाँ पे जाके लिख दूं इंस्टेड ऑफ 6 में यहाँ लिख दूं आई प्लस 1, कि हर बार +1 हो जाए जो भी हमारा आई है उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह आ जाएगी, और जो हमें बेसिकली पैटर्न चाहिए था यानी कि ट्राइंगल से जो हमें कट करना था वो ट्राइंगल से यहाँ पे कट हो चुका है। अब इसी में एक छोटा सा टेक्निक मैं बता देती हूँ कि अगर मैं जे को हटा के यहाँ पे लगा दूं स्टार, तो यहाँ पे हमारे पास क्या पैटर्न आएगा। तो अगर आपने स्टार पैटर्न्स भी देखे नेस्टेड लूप्स के अंदर, तो वहां पे स्टार पैटर्न्स में भी कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा करना है कि नंबर के लिए हम जे लिख रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पे जे लिख रहे हैं। तो जे को अगर हटा के हम स्टार से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्टार पैटर्न भी आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले दिस पैटर्न। अब पहले जैसा ही पैटर्न है पर इस बार क्या है, इस बार है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 एंड 5 5 5 5 5, यानी कि जो नंबर की रो है, यानी कि 1 नंबर की रो है तो 1 1 ही आएगा उसके अंदर, 2 नंबर की रो है तो 2 ही लिखा हुआ आएगा, 3 नंबर की रो है तो 3 ही लिखा आएगा, 4 नंबर की रो है 4 लिखा आएगा, एंड 5 की है तो 5 लिखा आएगा। तो ये काम कौन कर रहा है, आई ही कर रहा है, यानी कि आई 1 2 3 4 5 है। तो सिर्फ इतना सा करना है हमें यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के अंदर जाके, कि यहाँ पे हम जैसे पहले लिख रहे थे जे, ठीक है, जे को अगर हम रन करा रहे थे तो हमें मिल रहे थे नंबर्स कैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख दूं आई, तो गाइस इसको अगर हमने रन कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्टेन हो रहा है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 एंड 5 5 5 5 5। तो हमारा जो पैटर्न है वो बेसिकली यहाँ पे ऑप्टेन हो चुका है। सिर्फ कितना सा चेंजेस करना था कि जे की जगह यहाँ पे आई लिखना था, क्योंकि आई क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे रोज को काउंट कर रहा है, तो यही हमें यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो अब हमने क्या है इस तरह का ट्राइंगल तो ऑब्टेन कर लिया। अब ये नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है हमारा, कुछ इस तरीके का है। तो इस तरीके के ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि जैसे ये क्या कर रहा था, ये 1 2 3 4 5 जा रहा था, अब ये 5 4 3 2 1 आ रहा है, राइट। यानी कि नंबर ऑफ रोज तो 1 2 3 4 5 ही चल रही है, पर कॉलम्स कैसे जा रही है, कॉलम्स जा रही है 5 4 3 2 1। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा एक मेथड लगाएंगे जे के अंदर, कि जे के अंदर हमें चाहिए पहले क्या, नंबर ऑफ रोज यानी कि 6 कहाँ तक जा रही है, आई तक, और डिक्रीमेंट किसका लग रहा है, -1 का। तो अगर अब मैं इसको रन कराती हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास जो पैटर्न है कुछ इस तरह आ चुका है कि पहले हमारे पास 6 थी, 6 से ये आई तक जाएगा, यानी कि 6 से फर्स्ट आई क्या है 1 है, यानी कि 6 5 4 3 2, यानी कि 1 तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट वैल्यू 1 है। देन जब रो नंबर 2 हो जाएगी यहाँ पे तो 6 5 4 3, देन 6 5 4 6 5 एंड 6। इस तरह से अगर आपको ये समझाना है तो आप यहाँ पे जे भी लिख सकते हैं, कि अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो जैसे मैं बोल रही थी जैसे कि 6 5 4 3 2 6 5 4 3, यहाँ पे 2 तक क्यों रुक गया, क्योंकि 1 तक ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आई की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट हो रही है। बट हमें पता है फॉर लूप के अंदर लास्ट एलिमेंट काउंट नहीं होता है ना, तो 6 5 4 3 2 तक ये गया, 6 5 4 3 6 5 4 6 5 एंड 6। तो यहाँ पे सिर्फ कितना सा करना है कि हमें जे की जगह पे यहाँ पे आई लिखना है, तो हमारा जो पैटर्न है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 एंड 5। एंड सिमिलरली आप चाहें तो इसकी जगह अगर स्टार लगा देंगे तो स्टार पैटर्न हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमारे स्टार पैटर्न्स भी आ जाएंगे।
सो सिंपल सा मेथड है, सिंपल से मेथड से आप सिर्फ नंबर से आप यहाँ पे स्टार पे स्विच कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे दो चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि हमारा जो ट्राइंगल है, अब पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ट्राइंगल पहला ट्राइंगल था हमारा ऐसा, दूसरा ट्राइंगल था हमारा ऐसा, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू तो यहीं से थी, स्टार्टिंग वैल्यू तो कॉर्नर से हो रहा था, पर इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, इस कॉर्नर से हो रही है। तो आगे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, गैप्स चाहिए। गैप्स के लिए मैं यहाँ पे @ का साइन लगा देती हूँ, कि मैं यहाँ पे @ साइन लगा देती हूँ, एंड यहाँ पे चाहिए हमें स्टार। फिर 3 @ लगा दिए, मतलब भरने तो 5 ही है, और यहाँ पे चाहिए क्या, स्टार। 2 @ लगा दिए, अब इस बार चाहिए 3 स्टार। सिंगल @ लगा दिया, इस बार चाहिए 4 स्टार, और इस बार चाहिए 5 स्टार। तब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड लगने वाला है 2 लूप्स का, यानी कि फॉर लूप भी लगेंगे कितने, दो फॉर लूप लगेंगे अंदर की तरफ। एक फॉर लूप काउंट करेगा क्या, नंबर ऑफ स्पेसेस, यानी कि स्पेस यहाँ पे काउंट करेगा, और दूसरा फॉर लूप क्या करेगा, स्टार का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे 2 फॉर लूप हम लगाएंगे। अब 2 फॉर लूप कैसे लगाने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस सबसे पहली चीज तो आपने यहाँ पे क्या करी, फॉर लूप लगाया कि फॉर i इन रेंज 1,6 तक हम गए। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, फॉर j इन रेंज की हम बात करते हैं कि j की रेंज क्या जाती है, कि फॉर j इन रेंज, अब ये क्या है, ये काउंट करने के लिए हमारे नंबर ऑफ स्पेसेस। तो अब नंबर ऑफ स्पेसेस कैसे काउंट होंगे, कि स्टार्ट होंगे 4 स्पेस से, कहाँ तक जाएंगे, i तक जाएंगे, और उसके बाद डिक्रीमेंट कैसे होगा, -1 से, यानी कि 5 4 3 2 1, ये 1 नहीं एक्चुअली यहाँ पे i आएगा, जैसे नंबर ऑफ रोज होगी वो यहाँ पे माइनस होंगी। तो अगर हमारा फर्स्ट है 4, तो 4 से लेके ये 1 तक जाएगा, यानी कि i क्या काउंट कर रहा है 1 को। देन 4 से लेके कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, क्योंकि i काउंट कर रहा है नेक्स्ट रो में 2 को। 4 से लेके 3 तक जाएगा, यानी कि i काउंट कर रहा है किसको, यानी कि 4 एंड 3, यानी कि 2 स्पेसेस वहां पे आ जाएंगे। एंड लास्टली 4, यानी कि एक ही स्पेस वहां पे रहेगा। तो प्रिंट कराना है हमें यहाँ पे क्या, स्पेस को यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, एंड एंड इज इक्वल्स टू ओपन क्लोज कोटेशंस का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉलन और लगा देते हैं। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, अब हमें हमारे स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट, अब हमें नेक्स्ट क्या कराना है, अब हमें स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर k इन रेंज ले लेती हूँ, कि रेंज जो है 1 2 3 4 5 जाएगी, यानी कि 0 से लेके 5 तक जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल i लगा रही हूँ कि रेंज जो जाए 0 से 5 तक जाए। एंड उसके बाद प्रिंट कराना है क्या, स्टार्स को प्रिंट कराना है, के को भी नहीं, स्टार्स को यहाँ पे बेसिकली प्रिंट कराना है, कॉमा एंड इज इक्वल्स टू ओपन क्लोज कोटेशंस हम यहाँ पे लगाएंगे, एंड लास्टली प्रिंट करा देंगे ओपन क्लोज ब्रैकेट्स लगा के। अब हम देखते हैं एक बार रन करके कि हमारा आउटकम जो है वो क्या आता है। तो यहाँ पे एक स्पेस से हिल चुका है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस हमारा यहाँ पे 5 लगा देते हैं। तो हमारा जो आउटकम है वो परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है, यानी कि 5 से ये स्टार्ट हो, तो 5 4 3 2 1 तक ये ऐसे इस तरह से जाए, तो ये हमारा काम करेगा। मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहले हमारे पास हो 1 हो, फिर उसके बाद हो 2 1, यानी कि ये ट्राइंगल पैटर्न तो हमने ऑब्टेन किया हुआ है, हमने लिखा हुआ है 1 1 2 1 2 3। अब हमें क्या चाहिए, 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 एंड 5 4 3 2 1, राइट, ये वाला पैटर्न हमें चाहिए। अब इसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोज की बात करें तो रोज तो 1,6 ही रहेंगी। बात करते हैं कॉलम्स की, कि कॉलम्स यहाँ पे कैसे आइटरेट होंगे। तो कॉलम्स यहाँ पे आएंगे, पहले सबसे पहले अगर फर्स्ट की बात हुए तो यहाँ पे आई से लेके आई से स्टार्ट होंगे, कि सबसे पहले तो 1 पे 1 ही रहेगा। 2 पे क्या होगा, 2 पे यहाँ पे सेकंड नंबर की जब रो होगी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 0 के लिए मैं यहाँ पे इसको 0 तक लेती हूँ, और उसके बाद इसको -1 में यहाँ पे लगा देती हूँ, कि यहाँ पे क्या हो, कि पहले लिखा हुआ i1, अब नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे वापस जब आइट्रेशन हो तो 2 आए, फिर नेक्स्ट वैल्यू कहाँ तक जाए, 1 तक जाए, एंड देन 0 0 को हम लिखेंगे नहीं, माइनस, क्योंकि हम 1 तक ही जा पाते हैं। अगर 0 लिखा है तो 1 तक जा रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड रो है हमारी, तो 3 2 1, फोर्थ रो है तो 4 3 2 1, फिफ्थ रो है तो 5 4 3 2 1। ठीक है, एक बार इसी मेथड को यहाँ पे लगा लेते हैं कि i तो ऐसा कैसा रहेगा, j के अंदर क्या लिख देंगे, i 0 एंड -1। तो अगर मैं लगाऊं यहाँ पे फॉर i इन रेंज, रेंज कहाँ तक की लेनी है, 1 से लेके 6 तक की यहाँ पे हमें रेंज लेनी है। एंड फॉर j इन रेंज, रेंज कैसे लेनी है, i से हमें स्टार्ट करना है, कॉमा 0 तक जाना है, और आएगा -1 यहाँ पे। उसके बाद प्रिंट कराएंगे किसको, j को हमें प्रिंट कराना है, एंड इज इक्वल्स टू ओपन क्लोज कोटेशंस, एंड उसके बाद प्रिंट कराएंगे ओपन क्लोज ब्रैकेट को। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, और देखते हैं हमारा जो आउटपुट जैसा हमें चाहिए वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो जैसा आउटपुट चाहिए, यानी कि 1 2 1
3 to 1, यानी कि नंबर ऑफ रोज का जो है वही हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट यहाँ पे मिल रहा है. सो आई होप गाइज कि ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का पैटर्न है कि हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, यानी कि मतलब है तो एक ही ट्राइंगल, बट ये कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हमारे पास एक ही ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल बने हुए हैं. तो हमें आता है कि ये वाला ट्राइंगल कैसे बनाया जाए. हमें क्या सीखना है, ये वाला ट्राइंगल सीखना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला वाला ट्राइंगल तो बना लेते हैं. कि पहले वाले ट्राइंगल के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 2 6 तो ये लेना ही है. और उसके बाद हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 से और जाएंगे कहाँ पे, i+1 पे. ठीक है. तो अगर मैं इसको रन कराऊंगी यहाँ पे स्टार लगा के, क्योंकि ये स्टार पैटर्न है, तो अब अगर इसको रन कराऊंगी तो हमारे पास पहला जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो तो आ जाएगा. अब हमें नीचे जाता हुआ ट्राइंगल चाहिए. नीचे जाते हुए ट्राइंगल के लिए मैं यहाँ पे एक और लूप का यूज करने वाली हूँ कि फॉर i इन रेंज. अब ये जो रेंज होगी ये कैसी रेंज होगी, हमें चाहिए होंगे 4 3 2 1. तो 4 3 2 1 के लिए हमें पहले नंबर ऑफ रोज चाहिए होंगी. तो नंबर ऑफ रोज 5 हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 कि 5 से ये स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, 0 तक जाए, और डिक्रीमेंट कैसे हो, -1 तक. ये तो हो गया हमारा i का काम. अब बात करते हैं j की, या फिर इसके अंदर ले लेते हैं k की फॉर k इन रेंज. अब ये जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो i+1 हो रहा था. अब यहाँ पे कॉलम जो है डिक्रीज हो रही है. पहले तो क्या है, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ रही थी हर रो के साथ. अब हर रो के साथ नंबर ऑफ कॉलम्स डिक्रीज हो रही है. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी कि ये 1 से तो स्टार्ट होगा एंड जाएगा कहाँ तक, i-1 तक. इसको कॉलन लगा देंगे, प्रिंट करा देंगे k को, कॉमा एंड इज इक्वल्स टू ओपन क्लोज कोटेशंस हम लगा देंगे, एंड लास्टली इसको भी हम प्रिंट करा देंगे. तो एक बार मैं इसको रन करा के देख लेती हूँ. देखेंगे तो हमारे पास पैटर्न कुछ इस तरह का आ रहा है, क्योंकि के को नहीं प्रिंट कराना है हमें, तो यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराना है. तो यहाँ पे हमारे पास स्टार पैटर्न में एक स्टार की कमी हो रही है. क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ले लिया है शायद 1. यहाँ पे हम एक बार लेते हैं 0 से. यस. तो गाइस अभी यहाँ पे हमारे पास जो है परफेक्ट यहाँ पे पैटर्न आ रहा है कि यहाँ पे जो के की जो रेंज है वो हमें यहाँ पे 0 से स्टार्ट करनी है, एंड उसके बाद हर बार डिक्रीज होती जाएगी वो, क्योंकि फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो तो हमें काउंट करना नहीं है, हमें नेक्स्ट वाले कॉलम से यहाँ पे स्टार्ट करना है. तो इसलिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा कि क्योंकि 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी आ ही चुका है ना, 5 यहाँ पे आ ही चुका है. तो अब नेक्स्ट क्या से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे 4 लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 ले लेंगे इस जगह पे. सो आई होप गाइज ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कहता है, हमें चाहिए यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन टेबल टाइप की कोई चीज की. यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 to 8 नंबर लिखे हुए हैं, एंड 2 अगर रो नंबर 2 है तो 2 टाइम्स उसका मल्टीप्लीकेशन लिखा है. रो नंबर 3 है तो 3 टाइम्स उसका मल्टीप्लीकेशन लिखा है. रो नंबर 4 है तो 4 टाइम्स उसका मल्टीप्लीकेशन है. तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ब्लॉक पैटर्न ऑब्टेन कर लूंगी, उसके बाद इस डायगोनल को काटेंगे. तो ब्लॉक पैटर्न यहाँ पे ऑब्टेन करने के लिए मुझे सिंपल सा मेथड लगाना है कि मुझे पहले यहाँ पे ले लेना है लूप की फॉर i इन रेंज. अच्छा, मैं यहाँ पे 8 की जगह यहाँ पे 10 तक की टेबल ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे 11 ले लेती हूँ. एंड फॉर j इन रेंज, सबसे इजीएस्ट प्रोग्राम होगा अगर जब आप इसका आउटकम देखेंगे. तो फॉर j इन रेंज कहाँ तक ले लिया हमने, 1,11 तक हमने ये ले लिया. प्रिंट कराना है किसको, मल्टीप्लीकेशन कराना है रोज का कॉलम के साथ. तो रोज कॉलम मल्टीप्लाई हो रही है तो i किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, j से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. एंड इज इक्वल्स टू ओपन क्लोज कोटेशंस यहाँ पे, एंड प्रिंट करा दूंगी मैं ओपन क्लोज पैरेंथेसिस को. इसको रन कराएंगे तो अभी पूरा स्क्वायर में हमारे पास ये पैटर्न मिल जाएगा कि 1 से 10 है, देन 2 की टेबल है, देन 3 की, 4 की, 5 6 7 8 9 10 ऐसे रोज एंड कॉलम्स भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है. जैसे 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ बीच में 4 आ रहा है, 3 और 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 9 आ रहा है. तो इस तरह से हमारे पास रोज एंड कॉलम्स तो मल्टीप्लाई हो रही है. पर ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें बॉक्स पैटर्न मिल रहा है. हमें चाहिए क्या, ट्राइंगल पैटर्न. सो ट्राइंगल पैटर्न के लिए हमें सिर्फ इतना पता है कि हर बार क्या होता है, ट्राइंगल के अंदर एक कॉलम बढ़ती जाती है. तो यहाँ पे भी क्या करना है, i को बढ़ाते जाना है कि i+1 जो हम यहाँ पे स्टार्टिंग से कर रहे हैं. कि जैसे फर्स्ट पैटर्न जो था हमारा स्टार वाला, उसमें हमने हर बार i को ही तो इंक्रीज किया था, तो वही चीज हमें यहाँ पे करते जाना है. एंड अगर इसको मैं यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारा जो आउटकम है वो कुछ इस तरह दिखेगा कि जैसे हमें स्टार पैटर्न चाहिए था, वैसे हमें 8 तक का मिला हुआ था हमारे क्वेश्चन के अंदर, बट आप चाहें तो यहाँ पे 10 तक का भी कर सकते हैं. एंड बस इतना सा करना है कि यहाँ पे अगर आपको 8 तक का चाहिए तो हम रेंज में यहाँ पे 9 लिख देंगे, 10 तक का चाहिए तो 11 लिख देंगे. तो गाइज यहाँ पे फिनिश होते हैं हमारे नेस्टेड लूप के पैटर्न प्रॉब्लम्स. सो आई होप कोई डाउट से क्वेश्चन नहीं रहे होंगे. नेस्टेड लूप पैटर्न प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सबसे सिंपल चीज एक ही है कि आपको सबसे पहले उस स्क्वायर को समझना है. उस स्क्वायर को समझ के आपको सिर्फ लॉजिक लगाते हुए आगे बढ़ते जाना है, एंड आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे. तो हमने आज कुछ आई गेस 7 प्रॉब्लम सॉल्व किए, और उसी के अंदर अंदर हमने सॉल्व कर लिए कुछ 8 to 10 प्रॉब्लम्स. तो आई होप गाइस कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं रहे होंगे.